आज का जो लेसन अपना रहेगा वो प्राथमिक क्रियाओं वाला रहेगा, वो आप निकाल सकते हो। और इसके अलावा कल हमने वो चीज़ें कर ही ली थी, जो चीज़ें हमारी वो थी मानव विकास कार्यक्रम वाला, उसमें से एक दो क्वेश्चन वैसे पूछ सकते हैं नॉर्मली आप सबसे, इतने सब जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। चहल पहल रखो, क्योंकि आज चहल पहल नहीं रही तो सब शांत हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ओह अच्छा, और कोई ऐसा भी है क्या जो मतलब साथ में आज रीडिंग कर सकता है या फिर नहीं? रीडिंग तो कर देंगे सर। अच्छा, बस रीडिंग समझाना कर दोगे। आपको पड़ेगा। हाँ। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। आप बस जज्बा रखो, हो जाएगा, सारा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद 1 मिनट बाद में स्टार्ट कर देंगे हम। और लेसन है हमारा 5वें नंबर का है, 5th नंबर का, प्राथमिक क्रियाएं। जी सर। और इससे पहले हमने अलग अलग लेसनों के बारे में, जो मानव भूगोल की विषय वगैरह, जो प्रकृति वगैरह क्षेत्र पढ़ लिया हमने। उसके अलावा हमने विश्व की जो जनसंख्या है उसका वितरण है, घनत्व है, वृद्धि है, उसको हमने पढ़ लिया है। जो जनसंख्या का संगठन था वो भी पढ़ लिया हमने। कल हमने पढ़ा मानव विकास को। और आज हम 5th नंबर पे आ चुके हैं, प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं में एक तो ऐसा होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एक साथ पढ़ के, लेकिन फिर प्राथमिक में भी जो विशेषकर जो जो चीजें आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से इसमें टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, कोई भी चीज ऐसी रहेगी तो उससे पे अपन डिस्कस करते रहेंगे बीच में, क्वेश्चन वगैरह एक दूसरे से हम करते रहेंगे, वो चलता रहेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट ही कर देते हैं ना। अब अपनी बुक निकाल लीजिए, वैसे लगभग आ चुके हैं सभी। ठीक है, हाँ लगभग आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 5 मिनट हो गए, वैसे जिसको आना था अब तक आ चुके होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। और प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाओं में जो है कौन सी क्रियाएं आती हैं? जो पहली बार मानो कोई चीज को जब करता है, जैसे हम प्रकृति से प्राप्त कोई संसाधन जब पहली बार प्राप्त करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, सीधे जब भी हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और कोई कभी कभार कोई थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। जो सीधे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो संसाधन होते हैं, वो होते हैं प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, उसमें जैसे हम आखेट पढ़ेंगे, पशुचारण पढ़ेंगे, मत्स्यन पढ़ेंगे, मछली वगैरह संबंधित खनन पढ़ेंगे, है ना। और कृषि संबंधित चीजें पढ़ेंगे, और लकड़ी वगैरह काटना, उनका संग्रहण करना, इस तरीके की चीजें हम आएंगी जो प्राथमिक क्रियाओं में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि मानव के ओके वो सर। कार्यकलाप, जी, मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है। ठीक है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। मतलब आर्थिक क्रिया वे क्रिया होती हैं जो कोई भी जो व्यक्ति जो कार्य करता है, ठीक है, वो आय प्राप्ति के लिए करता है, तो वो क्या हुई, आर्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, ये कहते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, यानी कि प्रकृति से निर्भर है। प्राथमिक की बात कर रहे हैं हम। और सबसे पहले हम प्रकृति से जिन चीजों को प्राप्त करते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है उसमें ज्यादातर हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ही उन चीजों को रखते हैं। सर ये वर्तमान कहते हैं। में पांचवा भी मानना है ना? हाँ मैम, हाँ बताऊंगा मैम, जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो पढ़ाएंगे कि 5वां भी क्यों है, तो किस वजह से। और आने वाले टाइम हो हम्म। सकता है और कुछ भी नई चीज आ सकती है, क्योंकि इनोवेशन होंगे। क्योंकि हम जब सही शुरुआत है कहीं सर। से करते हैं ना, तो इनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, अब जैसे हम साइबर क्राइम के बारे में संविधान में आप देखोगे तो डायरेक्ट पहले कोई ऐसा उल्लेख नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, अब साइबर साइबर क्राइम क्राइम के बारे में भी अब ये चीजें संविधान बाद में ये चीजें जोड़ी जाती है ना। तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें हो रही हैं उस तरीके से। ठीक है, जी सर। अभी, हाँ जी, इन्होंने जो ये कहा है कि भाई मुख्यतः 4 होती हैं, है ना, वो जो वर्ग बताए इन्होंने, प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक, इस तरीके से तृतीयक, ठीक है। प्राथमिक क्रिया किससे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से निर्भर होती हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के जो संसाधन है, जैसे भूमि है, जल है,
वनस्पति है, भवन निर्माण है और उसकी सामग्री जो भवन निर्माण संबंधित, और खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। मतलब जो भी प्राथमिक रूप से हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो भूमि से प्राप्त करें, चाहे वो जल से, चाहे वनस्पति से, जब भवन का निर्माण करते हैं उसके लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्राथमिक रूप से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, खनिजों के उपयोग के लिए जो भी कोई चीज होगी तो उससे, इस प्रकार इसके जो अंतर्गत आखेट है, आखेट जब हम शिकार वगैरह की बात करते हैं, और भोजन संग्रहण है, भोजन को जब आदिवासी देखते हैं आज भी संग्रहण, अब हम भी देखते हैं, अगर अपने घर में भी जैसे गेहूं वगैरह का एक संग्रहण कर लेते हैं हम, क्योंकि भोजन जरूरी उस चीज तरीके से। पशुचारण है, मछली पकड़ना है, वनों से लकड़ी काटना है, कृषि है और खनन है। ये जो सारी क्रिया है इसमें सम्मिलित की जाती है, किसमें? प्राथमिक क्रिया में। ठीक है, इसमें एक बॉक्स में दे रखा है कि मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य क्रमशः तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं? ये मछली पकड़ने और कृषि कार्य की बात कर रहा है, ये तटीय वाले और मैदानी, यानी कि मछली पकड़ने का कार्य कौन करेंगे? तटीय क्षेत्रों पे जो ज्यादा रहते हैं, और कृषि कौन करेंगे? जो मैदानी भागों में रहते हैं। तो वे क्यों, वे कौन हैं, कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक हैं जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकारों को निर्धारित करते हैं? एक थोड़ा सा हमें बताया कि क्वेश्चन के माध्यम से ये कौन कौन सी चीजें हैं। इन चीजों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो हम आगे इन चीजों को पढ़ेंगे अच्छे से। क्या आप जानते हैं प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है? क्योंकि ये कहते हैं कि हम अलग अलग कॉलर पढ़ेंगे, कॉलर उसके लिए यूज किया गया है कि मतलब प्राथमिक के लिए अलग अलग कॉलर, प्राथमिक के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग और फोर्थ के लिए अलग। प्राथमिक के लिए हम रेड कॉलर वाले श्रमिक बोलते हैं उनको। ये क्यों बोलते हैं? ये बोल रहे हैं कि प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका जो कार्य क्षेत्र है ना वो घर से बाहर होना था है, और जब घर से बाहर होता है उसके लिए क्या जो रेड कलर मतलब जो लाल लाल कलर। कॉलर की बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम चारों को पढ़नी है भाई। सबसे पहले लाल हो जाएगा, सेकंड के लिए ब्लू हो जाएगा, नीला हो जाएगा, फिर तीसरे के लिए गुलाबी हो जाएगा, चौथे के लिए हम सफेद पढ़ेंगे, और चौथे में ही हम जी सर। जो शिक्षा वाले आते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे उन चीजों को बताएंगे किस तरीके से। ठीक है, अब पहले पढ़ेंगे हम आखेट और एवं भोजन संग्रहण। ठीक है, अब आखेट क्या होता है? जब शिकार वगैरह करते हैं, जैसे आदिवासी लोग होते हैं जो आखेट पे वो निर्भर होते हैं, और भोजन संग्रहण करते हैं जो भोजन अलग अलग तरीके से। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता है। जो आदिम कालीन जो मानव था वो सबसे पहले किस पर निर्भर था? वातावरण पर। उसका जीवन निर्वाह दो कार्यों द्वारा होता है। एक तो होता है कि भाई पशुओं को आखेट करना, पशुओं को शिकार वगैरह करके, और दूसरा होता है अपने समीप के जंगलों से जो खाने योग्य जो जंगली पौधे से जो कंद मूल आदि को एकत्रित कर। ठीक है, दो तरीके हो सकते थे। आदि मानव की बात कर रहा है, जब आदिम काल की बात कर रहे हैं हम, उसके पास इंसान के पास दो ही ऑप्शन थे। ठीक है, आदिम कालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। या तो अधिक शीत की बात करेंगे, अधिक ठंडे जगह की बात करेंगे हम, या अधिक जहां पर गर्म हो रहा है उस पर, दोनों किस पर? आखेट पर ज्यादा निर्भर करते थे उनका जीवन यापन। ये कहते हैं कि तकनीकी विकास के कारण, जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ी, विकास के कारण यद्यपि मत्स्य जो ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है। मतलब ये होगा कि जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो जो मछली वगैरह है, मत्स्य है, उसका जो ग्रहण करने में आधुनिकीकरण से वो युक्त हो चुका है, मतलब उसको कुछ टाइम के लिए हम उसको संग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल हम देखते हैं ये जो फ्रीजर चल चुके हैं, बर्फ वगैरह ये चीजें, इन चीजों से उस चीज को लॉन्ग टाइम तक ये सुरक्षित रख सकते हैं। तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई जो तट के पास रहते हैं उनका जब अभी भी सर्वाधिक जो भोजन है वो मछलियों पर आधारित है। ठीक है, तटवर्ती भागों, अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियों या तो लुप्त हो गई हैं, अवैध शिकार की वजह से, है ना, या फिर संकटापन है, मतलब वो संकट की स्थिति में है। प्राचीन काल के आकेट पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। कब की बात कर रहे हैं? ये पहले की बात। ये आकेट के लिए तो पत्थर या लकड़ी के जो औजार बने होते थे, जिससे मारे जाने जी वाले सर। पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। ठीक है, भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया था, और मतलब क्यों लगाया गया? ठीक है, ये हमें पता है क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अगर शिकार पर प्रतिबंध नहीं होगा तो फिर वो जो अ, एक चक्र है वो सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। भोजन जी सर। संग्रहण एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। भोजन जो संग्रहण और आखेट की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है हमारी।
विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। ठीक है, अलग अलग स्तर पर यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। जहां जहां कठोर जो जलवायु दशा होगी वहां पर किए जाएंगे, या तो अधिक ज्यादा गर्म होगा या ज्यादा शीत होगा। इसे अधिकतम आदिमकालीन जो समाज के लोग हैं वो करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पशुओं एवं वनस्पति का संग्रहण करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। मतलब ये कि ये रोज शिकार कर लेते हैं और उस हिसाब से अपना जितना इनको जरूरत होती है उस तरीके से ये अपना मतलब भोजन वगैरह कर लेते हैं। नीचे एक दे रखा है कि मिजोरम में संतरे एकत्रित करती महिलाएं। इसका मतलब ये है कि मिजोरम से संतरे कहीं ना कहीं किसी किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए फोटो दिया गया। ठीक है, दूसरा हम आगे पढ़ते हैं। भोजन संग्रहण विश्व के दो भागों में किया जा सकता है। एक तो उच्च अक्षांशों के क्षेत्र जिनमें उत्तरी कनाडा है, मतलब उच्च अक्षांश हम बात कर रहे हैं, और उच्च अक्षांशों पे भी हम देखेंगे ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम दक्षिणी गोलार्ध को भी देखेंगे, लेकिन ज्यादातर क्या है जो हमारा स्थल भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, इसलिए। दूसरी बात कह रहा है कि जो ये कह रहा है कि जो भोजन संग्रहण की बात कर रहा है वो विश्व में दो भाग बता रहे हैं। एक तो उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश मतलब ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं हम, दोनों साइड हो सकता है वो, जिसमें जैसे उत्तरी कनाडा है, ठीक है, उत्तरी यूरेशिया है, ठीक है, दक्षिणी चिली है, और निम्न मतलब ये तो हो गया किसमें, अभी हमने पढ़ा उच्च अक्षांशों में। दूसरा पढ़ रहे हैं हम निम्न अक्षांशों के क्षेत्र, जिसमें अमेजन बेसिन है, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो है आंतरिक भाग, आंतरिक प्रदेश की बात कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, हमारे सामने इन्होंने कहा कि भाई भोजन संग्रहण के दो ही क्षेत्र हैं, या तो उच्च अक्षांश या निम्न अक्षांश। ठीक है, आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में जो व्यापीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधियां पौधों को सामान्य रूप से जो है संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही इनको मतलब जैसे औषधियों के माध्यम से जो इतनी कीमती जो चीजें होती हैं उनको इन्होंने संग्रहण किया और उनको बाजारों में संशोधित करके बेचने लग गए। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनेन, चमड़ा तैयार करना एवं कार्क के लिए पत्तियों का उपयोग करना। ठीक है, पेय पदार्थ, दवाइयाँ जो है कांति वर्धक वस्तुएं बनाने के लिए रेशे को कपड़ा बनाने, और दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए, एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़ और बलाटा, गोंद एवं राल बनाने के लिए किया जाता है। अभी कुछ चीजें दी गई जैसे रबड़ है, बलाटा है, गोंद है, राल, ये चीजें सब संग्रहित कर लेते हैं, फिर इनको क्या बाजार में बेच देते हैं। कुछ चीजें होती हैं जैसे अपने औषधियों के माध्यम से, कुछ जैसे होती है कुछ चीज वस्तु वैसे उपयोग के लिए तो इनका संग्रहण कर देते हैं। अभी सिर्फ हम एक कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ रहे हैं, अभी हमारा कोई फैक्ट नहीं आया है ज्यादा। ठीक है, ये आगे कहता है क्या आप जानते हैं सर जो, जी सर। ये दक्षिणी चिली है, ये उच्च अक्षांश में आता है क्या? जी सर, अब देखिए दक्षिणी जो अपन हम देखते हैं, हमें सबसे पहले हमें दो चीज देखनी है सर। एक तो देखनी है भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है, फिर हम देखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ से गुजर रही है। जब हम सर मकर रेखा को देखेंगे ना, वो लगा लो कि ब्राजील और ये क्या बोलते हैं पराग्वे, और थोड़ा ऊपरी जो अर्जेंटीना है वो, और ऊपरी चिली से गुजर रहा है। उसके बाद में जब जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ चलेंगे वो उच्च अक्षांश बढ़ते चले जाएंगे, और जब लास्ट में तो ये लगा लो कि मतलब आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी बहुत नीचे है ये चिली, नीचे तक। तो चिली जो है उच्च अक्षांशों में भी आता है। ठीक है, अगर आपके पास वर्ल्ड का मैप होगा तो आप थोड़ा सा देखोगे ना, चिली जो है बिल्कुल लास्ट तक, मतलब जो दक्षिण अमेरिका खत्म हो रहा है, मतलब पतरी सकड़ी जो पेरू से शुरू होकर ये लास्ट तक जाता है, और बहुत लंबाई में, मतलब उत्तर से दक्षिण ज्यादा विस्तार है इनका, चिली का। ठीक है, और उसी के साथ अर्जेंटीना है। तो जब सर हम मतलब कुछ भाग आ जाता है, जो लास्ट का भाग है ना वो उच्च अक्षांशों में आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कर्क रेखा, अब आप सोचो कि मतलब ब्राजील से, और मतलब जो मैं बता रहा हूँ चिली और अर्जेंटीना के जस्ट बिल्कुल उत्तर से गुजर रही है कौन सी, मकर रेखा, मतलब 23.5 डिग्री, और उसके तो बहुत बाद तक विस्तार है इसका। तो उच्च अक्षांशों का मतलब ये हो गया सर कि हम, एक तो होता है हमारा जो निम्न अक्षांश, एक होता है मध्यम अक्षांश, और फिर होते हैं उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश लगा लो आप, मतलब 60 के ऊपर के लगभग लगा लो आप, तो लगभग कुछ अक्षांश वहां से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे उस टाइम बात कर रहा था कि ज्यादातर हम किसकी बात करेंगे,
हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, क्योंकि ज्यादा कहाँ है हमारे स्थल भाग उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन कुछ भाग है जो कहाँ आता है, दक्षिण गोलार्ध में भी आता है, जैसे चिली वगैरह का। जबकि ऑस्ट्रेलिया के मध्य से क्या गुजर रही है भाई, मकर रेखा गुजर रही है। तो ऑस्ट्रेलिया का भाग लगभग मतलब एक तो निम्न में आ जाएगा, एक मध्यम में आ जाएगा, जबकि उच्च में नहीं आता इतना, इस चीज को लेकर। जी सर। ठीक है अब सर। हम जी सर, अब हम एक चीज, हम च्युइंगम वगैरह खूब खाई है हमने, वो किस मतलब पौधे से बनता है, किस वृक्ष से बनता है, मतलब भाई आपने खूब खाई होगी जपोटा च्युइंगम, खाई वृक्ष। नहीं होगी देखी होगी। हाँ जी। तो उसी चीज के बारे में आगे भी इन्होंने दे रखा है कि क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या जपोटा कहते हैं। वृक्ष। जी मैम। क्या, जी 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 मैम, बिल्कुल। क्या तुम जानते हो कि इसे चिकल कहते हैं। ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। अब ये जो इफेक्ट है, ये हमारे कभी कोई गलती से मतलब एक चार चार ऑप्शन हम जैसे देता है कोई दे दे कि भाई जो है च्युइंगम इससे बनती है, तो एक नॉर्मल सा इफेक्ट है, तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हो। एक तो इसको चिकल कहते हैं, ठीक है, और दूसरा कौन से वृक्ष से बनता है, ये जेपोटा के वृक्ष से, जपोटा। ठीक है। और इससे पहले हमने बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई है, जैसे मान ले रबड़ है, गोंद है, राल, वो चीजें, आप सब चीजें आगे भी हम पढ़ेंगे कहाँ कौन सी ज्यादा जैसे चीजें ज्यादा मिलती हैं, जैसे नारियल वगैरह हम देखते हैं कहाँ ज्यादा मिलता है, रबड़ कहाँ ज्यादा मिलती है। तो जहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वो भी कौन से, मतलब जहाँ पर अधिक बरसात होगी, आप जानते हैं उस चीज पर, ना भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या रखा है, एक जस्ट आगे एक चित्र दे रखा है हमारे सामने, ये निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र है। अब निर्वहन संग्रहण का मतलब होगा जीवन निर्वाह से संबंधित जैसे हम कुछ चीज देखते हैं। अब दो ही चीज हो सकती है, इन्होंने दो चीज बताई है, या तो उच्च अक्षांशों की बात करें, और या बात करें हम निम्न अक्षांशों की, मतलब बिल्कुल 0 डिग्री के आसपास। अब पहले हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री कौन सा क्षेत्र है। 0 डिग्री आप देखिए, बिल्कुल मध्य अफ्रीका के बीचों बीच से जो लाइन गुजर रही है, आपको दिख रही होगी इस मैप में। तो पहले जी अफ्रीका सर। को देखिए आप, अफ्रीका के बीचों बीच एक लाइन दिख रही होगी आपको, ये 0 डिग्री है, यानी कि भूमध्य रेखा है हमारी। जस्ट इसके पूर्व की तरफ चलेंगे हम, जो इंडोनेशिया है और हमारा मलेशिया है, इस देश से देखो वो छोटे छोटे जो द्वीप है उनके मध्य से गुजर रही है। और इस अफ्रीका के पश्चिम में देखोगे आप, तो जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के जस्ट उत्तर की तरफ, मतलब दक्षिण अमेरिका में उत्तर मतलब ब्राजील है, कोलंबिया है और इक्वाडोर है, यहाँ से ये गुजर रही है। कौन कौन से तीन देश मैंने मुख्य रूप से बताया आपको, एक तो हो गया कौन सा अपना ब्राजील, एक हो गया कोलंबो, एक हो गया इक्वाडोर। तो इन देशों से ये गुजर रही है, ठीक है, क्या होगी, भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं हम। और अभी हम जब पढ़ रहे थे, हमने कहा कि जो संग्रहण के दो ही क्षेत्र थे, कौन कौन से, एक तो उच्च अक्षांश और एक निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश मतलब बिल्कुल, मतलब जो 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र आपको पता चल जाएगा कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है। जहां जहां से भूमध्य रेखा से गुजर रही है, उसका आसपास का जो भी क्षेत्र होगा वो निम्न अक्षांश होगा, और वही संग्रहण के लिए ज्यादा लाभदायक बताया इन्होंने। एक उच्च अक्षांशों की बात करेंगे। अब उच्च अक्षांशों में देखो, मैंने आपसे कहा ना कि ज्यादातर हम क्या देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीप इतना है ही नहीं क्षेत्र, मतलब महाद्वीप का जो दक्षिणी चिली का बात कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा क्षेत्र आता है, बिल्कुल लास्ट का क्षेत्र आता है। जबकि इसमें शो नहीं कर रखा है, अगर आप मैप को देखोगे ना, इसमें नहीं दिखा रखा। लेकिन हम नॉर्मल देखते हैं कि सर जो ये लास्ट की छोटी छोटी सी तरीके से जो दे रखा है ना हल्का फुल्का, तो ये लगा लो 60 पे भी नहीं पहुंच रहा है, हम चित्र में देख रहे हैं, लेकिन 60 के लगभग हम उच्च मान लेते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा उसको मान सकते हैं। लेकिन मैंने कहा आपसे शुरू में ही कहा था कि हम दक्षिणी गोलार्ध को मानने से ज्यादा हमें उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा मानेंगे उच्च अक्षांशों की जब भी हम बात करेंगे। अब देखो आप उच्च अक्षांश जहां जहां वो शेडो कर रखा है, आपको चित्र में दिख रहा होगा, ऐसे हमने भूमध्य रेखा पे देखा शेडो, जो छाया की तरफ ब्लैक ब्लैक से दिखा रहा है, ऐसे देखो आप। देखो उत्तरी अमेरिका में हम कनाडा का जो क्षेत्र है, ठीक है, कुछ अलास्का वगैरह का है। ऐसे हम एशिया में जस्ट ऊपर देखेंगे, वो वाला क्षेत्र है, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है ना, यूरेशिया वाला, ये हो गया। इसके अलावा सर इन हम देखें। एरियाज में सर जी इन सर। एरियाज में जो आर्किटेक्ट जनजाति है ना, उनके जी बारे सर। में बता थोड़ा। जी सर। अब हाँ उसको मैं बताता हूँ। अब जैसे हम जनजातियों को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम, जो बर्फ के घर बनाते हैं, जो हमने उस दिन भी मैंने आपसे बात कही तो क्वेश्चन भी पूछा था, नहीं वो कौन सी जनजाति है जो बर्फ से घर बनाती है, और कौन सी मंगोलाइड प्रजाति की है, उस टाइम बात चल रही थी। एस्किमो। हाँ हाँ एस्किमो, जो मैंने ये कहा था कि ये चीज, ये क्या है, उत्तरी जो बिल्कुल उच्च अक्षांश है वहां पे ज्यादा रहती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार की डायरेक्ट पूछ लेता है कि जैसे आपसे पूछेगा कि भाई ये बताओ मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित कौन सी जो है जनजातीय प्रजाति है, जनजाति पूछ ली, तो जनजाति में कौन सी आ जाएगी हमारी, एस्किमो, ठीक है। क्या बर्फ से जो घर बनाती है। इसके बारे में आगे अगर जनजातियों के रूप में स्पेशल चीज आएंगी उनको भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रजाति वाला टॉपिक आएगा हमारे। अगर इसमें तो खैर नहीं है हमारा डायरेक्ट वो, लेकिन हम इस पे कभी जब भी कोई नहीं डिस्कस सर, होगा तरीके से थोड़ा करेंगे। सा अगर कोई ऐड करना चाहिए तो मैं करवा देता हूँ सर थोड़ा सा। जी सर। जी देखो, सर। अपन पढ़ रहे हैं निम्न अक्षांशों में, जैसे अमेजन बेसिन पढ़ा है ना, हाँ। तो जी सर। अमेजन बेसिन में जो
आर्किटेक्ट जनजाति है वो जीवारो और यागुआ है, अगर आपने पढ़ी हो तो। और जैसे अफ्रीका का जो एरिया बताया है, उस उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का, इसमें जैसे कालागारी में बुशमैन जनजाति है, उसमें और हाँ कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति है। जी सर। और उसी तरह अपन दक्षिण पूर्व एशिया का ये पढ़ते हैं ना, तो बोर्नियो में तो पुन्नान जनजाति है, और न्यू गिनी में पापुआ न्यूगियन है, और मलाया में सेमांग और सकाई है। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना। वहीं उच्च जी सर। अक्षांशों में जैसे आप बता रहे थे अभी कि वही जो जी सर। टुंड्रा और टैगा प्रदेश है ना कनाडा का, वहाँ तो एक्सट्रीमोज पाए जाते हैं। जी और जो सर। उत्तरी जी सर। साइबेरिया में जो ये यूरेशिया वगैरह है, यहाँ पे सेमोएड्स से अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है इनका, ये जो जी सर। एक्सट्रीमोज है ना उनका। तो उत्तरी साइबेरिया में सेमोएड्स है, तुंग, याकुत, चुकची, ऐसे नाम। जी सर। इनका साइबेरिया सब वाले, नोट हाँ। डाउन कर लेना इसी मैप में। हाँ जी ओके सर। सर। जी, थैंक यू सर। ठीक है। और मैं सर इसलिए, क्योंकि बीच में इसलिए नहीं बताता, क्योंकि मेरा जो मकसद होता है ना अपना सबका, मैं अच्छी बात है इसे बता देते हैं। मेरा मकसद ये होता है सर कि जो एनसीईआरटी में ना, उसको तो एक एक लाइन को अपन देख लें, ठीक है। उसके बाद में जी जैसे सर। मैं सोचता हूँ कि जैसे कुछ टॉपिक रह जाएंगे, उन पे स्पेशल किसी दिन, जैसे अपना एनसीईआरटी हो गई, तो अपन को लगा प्रजाति पे एक बार आज से लगता है, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और पिछली बार अच्छे क्वेश्चन आए, बुक से भी क्वेश्चन आए, कई चीजों का है, अच्छे से डिस्कस करेंगे किसी को और मजा आएगा। लेकिन इसलिए मैं नहीं बीच में सर, वो निकाल, तो क्योंकि वो इसलिए बताया कि भाई बिल्कुल अच्छी बात नहीं, कई बिल्कुल बार अच्छी क्या बात होता है है सर। अपने नोट्स में। हाँ जी सर। नहीं, अभी चलवा से जो पशु खैर, उच्चारण वगैरह पढ़ेंगे ना, जी सर, अभी वो चीजें आएंगी हमारे सामने कि भाई कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जाएगी, उस तरीके से वो रिलेटेड चीजें आएंगी। बहुत अच्छी बात है आपने बताया। और जी सर, थैंक यू। जी सर, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो चित्र दे रखा है सिर्फ इस चीज के लिए दे रखा है भाई, जो संग्रहण के लिए, संग्रहण के लिए एक उच्च क्षेत्र देख लिया हमने, उच्च अक्षांश और एक निम्न अक्षांश, ठीक है। अब कहते हैं ये कि विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के जो भोजन संग्रहण करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भोजन को संग्रहण करना, वो अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि वो एक, कोई भी चीज की एक लिमिट होती है भोजन वगैरह की, वो कुछ टाइम में खराब हो जाएगा। आप कुछ दिन रख सकते हो, लेकिन फिर भी एक अति होती है। और चीजों को आप संग्रहित कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को, लेकिन ये जो भोजन की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये भी इसके लिए भी नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही जब भी रख पा रहे हैं भोजन को सुरक्षित, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये भी चीजें हम देखते हैं, हर चीज पे एक्सपायर डेट आ जाती है, नॉर्मल सी बात है, तो वो चीजें हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी, एक तो आखेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा और एक भोजन संग्रहण के बारे में पढ़ा। ठीक है, आखेट में हमने मत्स्य वगैरह के बारे में जो तटीय क्षेत्रों में बता रहे थे, वो चीज, उस चीज को देखा। अब हम पढ़ेंगे पशुचारण। अब पशुचारण सर में एक इंपॉर्टेंट एक चीज, प्रश्न जी, जी सर। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, जो अपन पढ़े जी हैं सर। ना आखेट और जी सर। संग्रहण वगैरह। यहाँ से जी एक सर। प्रश्न बनता है कि वह कौन सा उद्यम है जिसमें सबसे कम व्यक्ति की आवश्यकता होती है और जी सबसे सर। अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जी सर। जैसे ऑप्शन में आ जाए आखेट है, संग्रहण है, पशुपालन आ गया, और खनन वगैरह, तो कौन सा होगा? आया हुआ है सर एग्जाम आप, में क्वेश्चन। हाँ आया होगा, एक बार दोबारा क्वेश्चन करिए सर आप। वह कौन सा उद्यम है जिसमें हम्म। सबसे कम व्यक्ति और सबसे अधिक हम्म। क्षेत्र की आवश्यकता होती है? अब सबसे कम व्यक्ति की तो, अब जैसे आखेट है, अब इसमें कुछ ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं, एक इंसान भी कर सकता है, और क्षेत्र बहुत सारा चाहिए। हाँ देखो सर, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं, अब ये है कि सही है ऑप्शन, सर। जी हाँ। हाँ। देखो सर, इसमें जी सर। संग्रहण और आखेटक दोनों अलग अलग ऑप्शन में थे, और आखेट को आंसर माना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आखेट होगा। जी सर। जी सर। ओके, करो कंटिन्यू। जी सर। ठीक आखिर है। के अलावा तो कुछ हो भी नहीं सकता ना सर। जी सर। नहीं, संग्रहण और पशुचारण वगैरह ऑप्शन में हो तो दिक्कत हो सकती है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, कई बार कंफ्यूज नहीं कैसे आया। होगा? नहीं संग्रहण वो में क्या तो है, जी सर। संग्रहण में यह तो है नहीं कि भाई एक दो इंसान ही कर लेता है, उसमें एरिया भी बढ़ानी चाहिए। फूल फाल शायद उसमें तो मतलब इंसान तो ज्यादा चाहेंगे। और मतलब खनन करते हैं उसमें भी थोड़े व्यक्ति नहीं होने चाहिए। आखेट सही वाला बात सर है। तो पशुचारण आ जाए हाँ। और अधिक क्षेत्र दिख जाए ना, तो एग्जाम हॉल में फिर अपने हाँ, अलग ही सही बात है। मायने नहीं, रहता है। नहीं मुझे एक चीज लगी, आप भी सही हो अपनी जगह, सब दोनों सर सही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सर ने जो क्वेश्चन इसलिए किया है कि भाई कई बार क्या है कि जैसे मुझे भी लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरीके से आया, देखो अब एक्चुअल में क्या है, मैंने इसको बता दिया भाई, मेरे उसको दिमाग लगाया, मैंने कभी क्वेश्चन ही नहीं देखा, मैंने एक नॉर्मल देखा भाई, एक आखेट वगैरह, लेकिन फिर भी कई बार क्या, मैं हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, या आप हो जाओ, या कोई भी हो सकता है, इसलिए सर ने क्वेश्चन किया। आप अपनी जगह सही हो कि भाई आपने कहा कि आसान है,
क्योंकि आपको वो चीजें लग रही हैं, कई बार ऐसा होता है, तो वो इसलिए ही दोनों आप बिल्कुल सही है सर। तो ये चीजें बीच में होती रहती है क्वेश्चन, तो उससे क्या थोड़ा हमें आइडिया हमें भी लग जाता है कुछ चीजों का, इस तरीके से। जी सर, थैंक यू। जी धन्यवाद सर, रमेश सर क्वेश्चन बताने ओके सर। जी सर, अब हम पढ़ेंगे सर पशुचारण। ये कहते हैं कि आखेट पर निर्भर रहने वाले जो समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशु पालन व्यवसाय के विषय में सोचा। क्योंकि पहले तो इंसान क्या करता था, आखेट ही करता था, जो भी उसको जो चीज मिल जाता आखेट करके वो खा पी के फ्री। लेकिन फिर उन्होंने बाद में सोचा कि यार इससे काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या किया, पशुपालन व्यवसाय के विषय में जो है सोचा। उन्होंने कहा कि विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने इन क्षेत्रों जो है क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करना करके पालतू बनाया। मतलब जैसी जलवायु होगी, विभिन्न विभिन्न अलग अलग जलवायु के जैसे वहां पशु पाए जाएंगे, उस हिसाब से उनको क्या पालतू बना लिया। ये कहते हैं कि भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जा रहा है। मतलब निर्वहन मतलब एक जैसे जीवन निर्वाहन की बात कर रहे हैं हम, और व्यवसाय व्यापारिक मतलब बड़ा भी स्तर पे भी आजकल पशुपालनों को एक तो जीवन निर्वाह के लिए भी किया जा रहा है, और एक पशुपालन को व्यवसाय के आधार पर भी किया जा रहा है। तो वो चीजें हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है चलवासी पशुचारण। अब ये जो चीजें आएंगी जैसे चलवासी पशुचारण है, ठीक है, स्थानांतरित कृषि है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा जो है संभावना है। तो अभी तक जो चीज आपने पढ़ी नॉर्मल थी, अब जो चीज पढ़ेंगे उन पे आपको थोड़ा सा गौर करना अच्छे से, ठीक है। अब ये कहते हैं कि चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह पशुओं को क्या ले जाते हैं, ठीक है, स्थायी नहीं है, वो चलवासी मतलब चलते हैं वो, ठीक है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जिसमें पशु चारक अपने भोजन, वस्त्र और शस्त्र, औजार अथवा एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता था। जो शुरू से हम देखते हैं कि आज भी देखो बिना पशुओं के बहुत सारी चीजें हैं जो हम पशुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और शुरू से ही ये चीजें बहुत इंसान के लिए जो है लाभदायक रही हैं पशुएं, जो चाहे हम भोजन से संबंधित बात करें, चाहे वस्त्र से संबंधित बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह भी की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। इन पशु चारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। पहले एक निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे उनके, तो उस तरीके से बता रहे हैं भाई, एक एरिया होता है ना भाई, जैसे इस क्षेत्र में हम चरा लेते हैं उस तरीके से, और उस तरीके से, ठीक है। ये एक चित्र दे रखा है, ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी भेड़ों को पर्वत पर ले जाते हुए चरवासी। अब इसे पता चला कि ये पर्वतों पर ले जा रहे हैं, कब की बात कर रहा है, ग्रीष्म काल की बात कर रहा है। अब इससे हमारा क्या पता चला कि सर्दियों में तो हम कहाँ आएंगे भाई, घाटियों की तरफ आ मैदान में, जाएंगे, हाँ मैदानों की तरफ आ जाएंगे। और हम गर्मियों में कहाँ चले जाएंगे, मतलब पर्वतों पर। पर्वतों की तरफ चले जाएंगे। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, जहां पर उच्च अक्षांश मतलब थोड़े जो मतलब मीडियम या मध्यम, जहां पर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, जहां बर्फ जम जाती है, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं लगभग, ठीक है। जी सर। जी, अब ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है। कहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में। किसकी बात कर रहा है, गाय और बैल की बात कर रहा है। जबकि सहारा एवं एशिया मरुस्थल में भेड़ और बकरी और ऊंट पाला जाता है। अब नॉर्मल आपको इतना होना चाहिए भाई, नॉर्मल पूछ ले कभी कोई, लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रहना चाहिए भाई, अफ्रीका का जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें तो क्या हो गया, गाय बैल की बता रहा है। गाय बैल। सहारा के और जो एशिया का जो शहर वो मरुस्थल है, उसमें भेड़ और बकरी और ऊंट है। ऊँट, ये वैसे आपको नाम से जैसे पता चल अपना रहा है ये थार चीजें। मरुस्थल। जी, जी मैम, ठीक है। ये कहता है आगे, तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय जो भागों में याक और लामा, मतलब याक आपने देखा होगा जो मतलब जो बर्फीले इलाकों में ज्यादा रहता है, जिसे आपने देखते हैं नॉर्मली उस तरीके से। तो ये एंडीज और तिब्बत पर क्या मिलता है, याक और लामा, ठीक है। एंडीज पे लामा ज्यादा मिलता है, याक पे शायद तिब्बत ज्यादा मिलता है, ये चीज आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। और कहते हैं कि आर्कटिक और उप ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर, जो हम उस अभी पढ़ रहे थे जनजाति, तो जी सर। एस्किमो जनजाति, तो रेनडियर वगैरह आप देख। अच्छा वो जो ये बताओ कि जो वो एक कुत्ते की तरह होता है जिसकी बात चल रही थी, कुत्ता नहीं होता, इस तरीके की बात चली थी पिछली बार, जो जी वो सर। बिना पहियों वाली गाड़ी को वो कौन खींचता है उसको, ये रेंडियर खींचते हैं सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम उस चीज को थोड़ा सा देख सकते हैं। इसको ये सर कहाँ की बात कर रहा है, स्लेज गाड़ी जी, बोलते हैं उसकी। जी मैम। तो आर्कटिक क्षेत्र की बात कर रहा है, उपध्रुवी की बात कर रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें इनको आप हाईलाइट करते रहोगे ना, तो आप जब नेक्स्ट टाइम कभी भी इन चीजों को पढ़ो तो हाईलाइट चीजों को आप ज्यादा ध्यान दोगे, तो चीजें क्या आसान हो जाती है कोई भी टॉपिक अपना दोबारा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये कहते हैं कि चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। भाई चलवासी पशुचारण कितने, 3 क्षेत्र बता रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से, इसका प्रमुख जो क्षेत्र है के उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से
अटलांटिक तरफ से अरब प्रायद्वीपीय जो है होता हुआ और मंगोलिया मध्य चीन में फैला है। मतलब जो वो मरुस्थल वाला क्षेत्र से लेके अपन मतलब जो अफ्रीका का देखते हैं, फिर हम कहाँ चले गए, हम ऐसे ही अफ्रीका के बाद में कहाँ चले गए, अरब वाले क्षेत्र में चले गए, फिर सीधे मंगोलिया की तरफ निकले। मंगोलिया में तो मरुस्थल है, वो मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, इससे जस्ट अभी हम यहीं पे ही हैं। जस्ट आप अगले पेज पर आइए और एक चित्र दे रखा है मतलब 4 पॉइंट मतलब 5.4 चलवासी पशु उच्चारण के क्षेत्र, उसमें देखो इसको, अफ्रीका को देखो, अरब वाले क्षेत्र को देखो, और एशिया मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है ना मंगोलिया वाला, उसको देखो शेडो कर रखा है ना। जी सर। जस्ट नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट की कर रहा हूँ मैं, जहां अपन चल रहे थे ना अभी पढ़ रहे थे, उसे जस्ट नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, एक चित्र दे रखा होगा चलवासी पशु हाँ उच्चारण सर। का, उसमें देखो आप शेडो कर रखा है अफ्रीका वाला जो अपना अफ्रीका की बात कर रहे थे हम, सहारा मरुस्थल की, उसके बाद हम अरब क्षेत्र में पहुंचेंगे हम, उसके बाद हम एशिया में जो मंगोलिया वाला वो क्षेत्र जो पढ़ रहे हैं ये वाला, गोभी मरुस्थल। ठीक है जी, ठीक है, यानी कि इसकी बात चल रही है ना। फिर वापस आ जाते हैं हम, तो ये चीन तक मंगोलिया तक फैला हुआ है। किसकी बात कर रहा है भाई, हम 3 प्रमुख क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जो इसमें से प्रमुख क्षेत्र बता रहा है ये वाला भी जो चल रहा है, ठीक है ठीक है। ये तो हो गया एक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, कहाँ के, यूरोप के और एशिया के टुंड्रा, मतलब जस्ट हम देखें ऊपर ध्रुवीय साइबेरिया से क्षेत्र। ऊपर, हाँ अब आप दोबारा से आ जाइए उस चित्र पर, अब देखो साइबेरिया के जस्ट ऊपर में आप देखोगे वो शेडो कर रखा है, ये हमारा दूसरा क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब वापिस आ जाते हैं हम, ठीक है, दूसरा क्षेत्र हो गया जो कहाँ बता रहा है, यूरोप और एशिया का टुंड्रा वाला क्षेत्र, ठीक है। जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप, अब आ जाइए उस चित्र पर, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर का, अब आपको चित्र में दिख रहा होगा। जी सर। अब देखो चित्र में कितने अच्छे समझा रखा है चीजों को, ठीक है। आपको चित्र से ही पता चल रहा होगा भाई कौन सा क्षेत्र किसके लिए। 3 क्षेत्र दे रखे हैं हमारे लिए, किसके लिए, चलवासी पशु चारण के लिए। एक तो हमारा मरुस्थल वाला क्षेत्र हो गया, एक हमारा जी ध्रुवीय सर। वाला वो देख लेते हैं हम, अगर साइबेरिया के जस्ट टुंड्रा वाला क्षेत्र, एक अफ्रीका में भी दे रखा है जो मतलब लगभग भूमध्य रेखा का आसपास का क्षेत्र है वो, हम देखते हैं मेडागास्कर और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है। तो चित्र देखने से हमें चीजें याद हो जाती है चीजें, ठीक है। अब हम हो गए, ये कहते हैं कि आगे नए चारागाहों की खोज में ये पशु जो चारक थे वो समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं, ठीक है। किसके लिए, चारागाहों के लिए। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर, यह शीत में पर्वत भाग मैदान की तरफ चारागाह की ओर प्रवास करते हैं। ये कहते हैं कि भाई 2 तरीके, गर्मियों में तो कहाँ मैदानों की तरफ, और सर्दियों में कहाँ, मतलब सॉरी गर्मियों में तो कहाँ मैदान से पर्वत की तरफ, पर्वतों और की ओर। सर्दियों में, हाँ और सर्दियों में कहाँ, अभी हम बात कर रहे थे पर्वतों मैदानों की से तरफ, मैदानों की ओर। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनमें इनकी जो है जो इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहते हैं, क्योंकि ऋतु के अनुसार मौसम के अनुसार ये चेंज होता है, ठीक है। अच्छा इसमें अब कुछ जनजाति आएंगी, वो कौन कौन सी है ये याद रखें अच्छे से, ये पहले भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर और बकरवाल, ये दोनों जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं। कैसी हैं, ये चलवासी पशुचारण संबंधित है, चलवासी ठीक है। पशु। अगर आपके पास नहीं लिख रहा है तो दोनों के नीचे लिख दीजिए, गुज्जर और बकरवाल के नीचे जम्मू कश्मीर। फिर हम पढ़ेंगे गद्दी और भोटिया, भूटिया भी कह देते हैं, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में दोनों। तो हम इनके नीचे लिख सकते हैं पेंसिल पेन से, जो भी आपको लगे। लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, और शीतकाल में ये पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारण क्या हो जाता है। अब वही नॉर्मल सी बात है, जब गर्मी होगी तो कहाँ, दक्षिण से उत्तर की तरफ चले जाएंगे हम, और उत्तर की तरफ चले जाएंगे गर्मियों में, सर्दियों में वापस आ जाएंगे हम दक्षिण की तरफ, ठीक है। कहाँ की बात कर रहे हैं, जो वो साइबेरिया वाला क्षेत्र, टुंड्रा वाला क्षेत्र बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं। सर्दियों में भाई हम उस साइड आ जाएंगे, कहाँ पर, जहां पर थोड़ा हम ज्यादा बर्फ से बच सकें, ठीक है, और गर्मियों में हम उस तरफ जा सकते हैं आगे तक, ठीक है। ये कहते हैं कि चलवासी पशुचारण की जो संख्या है अब घट रही है। क्यों घट रही है, एवं उनके द्वारा उपयोग में लाए गए जो क्षेत्र में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसके कारण हो सकते हैं, कारण दो दे रखे हैं। एक तो राजनीतिक सीमा हो गया, उसका अधिरोपण हो गया भैया राजनीतिक सीमा का, और एक हो गया कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। अब जहाँ पहले चारागाह थे वहाँ नई नई बस्तियों का निर्माण हो चुका है। दूसरा यह कि राजनीतिक सीमाओं के आधार पर, जैसे कोई देश है, अलग अलग देश है, तो अपने अपनी सीमाओं से वो बढ़ चुकी हैं चीजें, तो इस तरीके से उससे भी क्या है, प्रभावित हुई है ये चीजें। तो 2 कारण हमारे सामने दे रखे हैं, राजनीतिक कारण है, और एक जो है देश में जो है बस्तियों से संबंधित योजनाओं के बारे में बता रखा है। अब थोड़ा सा आप एक बार रीडिंग कर दी, मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ। जो वाणिज्य पशुधन पालन से आप संबंधित थोड़ा सा पढ़ दीजिए, फिर मैं इतने पानी पी के फ्री होता हूँ। आप कोई भी
ओके सर। हम्म, चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। वाणिज्य मतलब व्यापार से संबंधित जो पशुधन है, मतलब बड़ी मात्रा में जो पशुओं को पाला जाता है, बड़ी संख्या में, वो वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म भी स्थायी होते हैं। यह फार्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। अब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है, तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। यानी कि फार्म बना दिए जाते हैं, मेड़बंदी कर दी जाती है, एक क्षेत्र में घास खत्म होने पर उसे दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। अब ये जी वाणिज्य मैम, पशुधन पालन है ना, इसमें अगर गाय को पाला जाता है तो वहाँ गाय गाय होंगी। ठीक है मैम, एक सेकेंड। इसमें एक जो आगे एक ऊपर एक चीज कही गई है कि जो वाणिज्य पशु पालन है, जो पशुधन की बात कर रहे हैं, वो कौन सी संस्कृति से प्रभावित है? पश्चिमी संस्कृति। हाँ, पश्चिमी संस्कृति का मतलब? संस्कृति से पश्चिमी मतलब ये ब्रिटेन वाला, ये इस अमेरिका, तरफ वाला एरिया। यूरोप और ये पश्चिमी देश जो पड़ते हैं, जी विकसित देश जो है। जी। हाँ तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार और हम ध्यान भी नहीं देते, कई बार ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है क्या? वाणिज्य पशुपालन। और जब भी हम पशुपालन आगे पढ़ेंगे और योगदान वगैरह पढ़ेंगे, तो हम कई देशों के ऐसा नाम लेंगे, जैसे उत्तर पश्चिम यूरोप की बात करेंगे, ठीक है, तो उत्तरी उत्तरी पूर्वी अमेरिका की बात करेंगे, मतलब अमेरिका देश की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में हम जैसे कुछ अर्जेंटीना वगैरह की बात करेंगे, फिर इस तरीके से ऐसे हम ऑस्ट्रेलिया और वो चले जाएंगे उधर की तरफ। तो मेरा कहने का मतलब है, ज्यादातर क्या है, पश्चिम संस्कृति से ज्यादा प्रभावित पहली बार, क्योंकि वही लोग पढ़े लिखे थे, पहली बार वही चीजों को समझते थे, उन्होंने उस चीज में टेक्नोलॉजी लेकर आए। जी मैम, आगे रीडिंग और करेंगे मैं, चलो। अच्छा और पढ़ूं क्या? जी, अब रुको, मैं पढ़ लेता हूँ, चलो कोई बात, आगे मैं, ठीक है। ठीक ओके है, सर। यह एक विशिष्ट गतिविधि है, किसकी बात कर रहे हैं हम? वाणिज्य पशुपालन की, ठीक है, जिसमें केवल एक ही प्रकार के जो है पशु पाले जाते हैं। जब भी व्यापारिक की बात करते हैं, जब वाणिज्य की बात करेंगे, तो उसमें ज्यादातर वो एक ही चीज को रखेंगे, क्योंकि उनकी रेख देख के लिए, उनको समझने के लिए चीजें क्या है, आसान हो जाती हैं। कोई भी चीज, चाहे उनके खाने पीने की बात करें, कोई भी चीजें तो एक प्रकार की रखेंगे, तो वो बड़े स्तर पर वो चीजें हो सकती हैं। इसमें जो है प्रमुख पशु क्या हो सकते हैं, जैसे भेड़ हो सकती है ना, बकरी हो सकती है, गाय और बैल एवं घोड़े हो सकते हैं, जो इनसे प्राप्त मांस, खाले और ऊन को विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनको विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे उनको एवं, सिर्फ वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं अच्छा डिब्बाबंद यहाँ पे कर। आ गए मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, उनको वैज्ञानिक ढंग से जो है संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई, जिनकी खाल की बात कर रहे हैं, मांस की बात कर रहे हैं, ऊन की बात कर रहे हैं, इनको क्या कर दिया भाई, थोड़ा सा संशोधित करके उस तरीके से डब्बों में पैक किया और विश्व के बाजारों में इसको क्या कर दिया, निर्यात कर दिया, ठीक है। और जो है पशु फार्मों में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है इसको, ठीक है, पशुपालन की बात कर रहे हैं वैज्ञानिक आधार पर आजकल। इसमें मुख्य जो ध्यान जो है पशुओं के प्रजनन एवं जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। इसमें से सबसे ज्यादा ध्यान, ताकि वो प्रजनन पर ध्यान दिया जाएगा, तो ठीक है, उनके जननिक सुधार और बीमारियां वगैरह को नियंत्रण, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे हम भी देखते हैं, हमारा नॉर्मल एक पशु होता है, वो बीमार होता है, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं, और वो तो बड़े स्तर पर है ना, तो उस तरीके से। जी अब सर। कहते हैं, अब आगे कहते हैं कि विश्व में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके अलावा अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, और एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है, में वाणिज्य पशुओं का पालन किया जाता है। इसमें कुछ देश दे रखे हैं, इन देशों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि पशुपालन से संबंधित कौन कौन से देश मुख्य रूप से हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हाँ आएगा सर। कि हाँ, पशुपालन समझे तो आप देख सकते हो, अर्जेंटीना देश है ना, ऑस्ट्रेलिया है, और उसके अलावा न्यूजीलैंड भी है, उरुग्वे भी है। इनकी लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए, याद नहीं मतलब मैप में ही आपको पता रहना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे, कौन सा देश कहाँ पे है, तो ज्यादा चीजें याद हो जाती हैं। तो ये वाणिज्य पशुपालन के लिए थोड़ा अग्रिम है, ठीक है। विश्व में पाए जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक, यानी कृषि को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अभी तक हम किसको पढ़ रहे थे? हमने उसको पढ़ा था, वाणिज्य पशुधन पशुचारण पालन। को। पशुचारण को पढ़ रहा था, कौन सा पढ़ रहे थे? पहले हमने पढ़ा
जो चलवासी। चलवासी। उसके बाद में, हाँ उसके बाद में हमने वाणिज्य। वाणिज्य वाले पढ़े। ठीक है। अब उसके बाद हम किस पे आ गए, कृषि पे आ गए। अब कृषि में भी अलग अलग प्रकार की होगी कृषि। ठीक है। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न, अच्छा अभी तक हमने जो पढ़ा है कोई चीज समझ नहीं आई हो, कोई चीज ऐसी आपको लग रही हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे कृषि जी पढ़ेंगे सर। अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ये कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है, एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना एवं पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियां इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है। मैं आपसे पहले एक चीज करता हूँ कि मिश्रित कृषि होती है, उसमें क्या होता जी है। सर। इसमें सर कृषि के साथ में पशुओं को पाला जाता है। जी। ठीक है। तो अब हम इसका मतलब ये है कि अब हम पढ़ेंगे अलग अलग कृषियों की, जैसे अब निर्वाह कृषि। अब निर्वाह कृषि से संबंधित हो गया कि जो भाई लगभग हमारे जीवन को, जो जीवन निर्वाह से संबंधित जिस चीज होती है, जो हमारे लिए उससे ये कह इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले जो स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं, इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जैसे निर्वहन मतलब जीवन निर्वहन है, इस तरीके से देख सकते हैं। जहां पर ये उपयोग हो रहा है, मतलब जहां पर ये उत्पादन हो रहा है वहीं पे ये उपयोग हो जाता है, तो ये वाणिज्य वगैरह के लिए नहीं होता, ज्यादातर जीवन निर्वाह से संबंधित चीजें होती हैं। इसमें पहला दो इसमें बता रखा है भाई, दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला इसमें बता रहा है कि भाई आदिमकालीन निर्वाह कृषि की बात करेंगे, और आगे कहेंगे गहन निर्वाह कृषि। ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं एक बार। आदिमकालीन मतलब प्राचीन कालीन की बात, जब आदिम काल की बात है ना, उसमें आदिमकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरित कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय वाले जो क्षेत्र है, उसमें जो स्थानांतरित कृषि की बात कर रहा था मैं आपसे पहले, थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई क्वेश्चन दो जगह से ज्यादा बनता है, स्थानांतरित कृषि से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। या फिर हमने पीछे जी पढ़ा सर। जो चलवासी पशुचारण से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जो जनजातियां हैं इस काम को करती हैं, इससे संबंधित। तो अब हम स्थानांतरित कृषि, आपको पता है भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आदिवासी लोग थे पहले क्या करते थे, वो जो वहाँ के पेड़ पौधे उनको जला के वहाँ राख वगैरह बना के उसका खाद के रूप में प्रयोग करके उसको कर देते थे। जितना एक दो साल करते थे वहाँ पे, फिर वो जगह कोई चेंज करते थे, तो उससे क्या है जी बहुत सारे सर। नुकसान भी होते थे आदिवासी क्षेत्रों में। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा बताते हैं। यहाँ आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका और दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्ण कटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया है। कौन कौन से क्षेत्र दिए हैं, वापिस आ जाते हैं। वापिस क्षेत्र में आप देखो आदिमकालीन, नीचे वाला जो चित्र दे रखा है, अच्छा आदिम वो वाणिज्य वाला हमने पढ़ा नहीं, वाणिज्य वाले के ऊपर हम दोबारा पढ़ लेंगे, उसका चित्र थोड़ा देख लेंगे, पहले इसको देख लेंगे। आदिम कालीन जो हम बात निर्वाह की बात कर रहे हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि भाई एक तो अफ्रीका वाला क्षेत्र, आप देखो उसमें शेडो कर रखा है बीच में। ठीक है। एक कह रहा है दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका। ठीक है। यानी कि दक्षिण वाला और मध्य अमेरिका, मतलब मध्य अमेरिका देखो शेडो कर रखा बीच में, और दक्षिण अमेरिका का कुछ भाग हो गया। ठीक है। और इनका भी कौन सा उष्ण कटिबंधीय भाग की बात कर रहा है ना। और दक्षिण पूर्व एशिया देखो आप, यानी कि मतलब उष्ण कटिबंधीय का मतलब हो गया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का आसपास हो, मैंने आपसे भी आस पहले कहा पास। था, अगर आपको ये पता है कि भूमध्य रेखा कहाँ से जा रही है, आपको ये पता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसी को कहते हैं, तो आपको ज्यादा दिमाग भूमध्य लगाने की जरूरत रेखा, नहीं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का। जी। तो वो क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। इससे पहले हम अभी पढ़ के आए थे जो वाणिज्य वाला, वाणिज्य उसमें थोड़ा पशुधन। सा, हाँ जो अभी देश दे रखे थे ना, न्यूजीलैंड दे रखा था, ऑस्ट्रेलिया दे रखा था, अर्जेंटीना था, है ना, उरुग्वे था, संयुक्त राज्य अमेरिका का कुछ क्षेत्र दे रखा है, और कुछ ये एशिया वाला। तो आप उस चित्र में देखो वो एग्जैक्ट लोकेशन दे रखी है उनकी सबकी। जैसे जी सर। इन्होंने न्यूजीलैंड को बता रखा है ना, ऑस्ट्रेलिया को, अर्जेंटीना को, उरुग्वे को, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इस तरीके से कुछ क्षेत्र बता रखे हैं। कुछ मध्य एशिया का भी क्षेत्र है उसमें जो चित्र में दे रखा है, लेकिन उसका डायरेक्ट ऐसा नाम नहीं दे रखा था वहाँ पे। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा उन चीजों को देख सकते हो। चित्र से ये क्या है कि लोकेशन का थोड़ा पता चल जाता है। और जब भी आप किसी चीज को मान ले पढ़ रहे हो, तो एक मैप के बिना क्या वो चीज अधूरी हो जाती है कई बार, और ज्योग्राफी में तो जरूरी भी है। ठीक है। जी अब सर। हम आगे नेक्स्ट आ गए हैं। अब किसको हमारी चल रही है बात, आदिमकालीन जो निर्वाह यानी कि स्थान कृषि चल रही है हमारी। ठीक है। वो कहता है कि इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है, और एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरित कृषि कर्तन एवं दहन, मतलब जैसे काट पीट के जला देना इस तरीके से, ठीक है, कृषि हाँ सर। भी कहलाती है। कटोर मतलब जलाओ। हाँ,
तो मतलब ये कर्तन और दहन ये दो शब्द आए, तो ये किससे संबंधित है भाई, स्थानांतरित कृषि से संबंधित है, स्थानांतरित। तो आप याद रख लोगे, ठीक है। इसमें बोए गए क्षेत्र जो खेत हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों की बात कर रहा है, एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी और कुदाली और फावड़े द्वारा किया जाता है। अब आप नॉर्मल देखो, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, इतने ही बड़े क्षेत्र हैं, जब हम पढ़ेंगे आगे भी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों से कार्य होते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं कृषि के लिए, जितने छोटे क्षेत्र होंगे इतनी हम पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, या फिर मानव डायरेक्ट अपने हाथ से उस चीज को लगाएगा छोटे छोटे क्षेत्रों में, है ना, उस तरीके से। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इसमें पुराने औजार जो फावड़े हैं, कुदाली है, लकड़ी, इनका जो है प्रयोग किया गया। कुछ समय पश्चात, जैसे 3 से 5 वर्ष, जब मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है और समाप्त हो जाती है उपजाऊपन उसका, तो तब ये कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। फिर नए क्षेत्र में चला जाएगा, फिर उसको जलाएगा, ऐसे ही करेगा। तो इससे क्या हो गया, हमारे वन वगैरह वो सब काफी नुकसान हो जाता है उन चीजों से। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। इसमें झूम या चक्र, यानी कि आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना, झूम का चक्र कहते हैं इसको, ठीक है, छोटा होता जाता है। जो झूम का चक्र है वो छोटा होता जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज हुई है कि फसल को इसमें चक्र नहीं किया गया, इसमें जो जो जगह थी वो उसी का चक्र किया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप थोड़ा देख सकते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आता है, जो अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये कहता है कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग कहते हैं, और अमेरिका मध्य अमेरिका एवं मेक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। मध्य अमेरिका मतलब मेक्सिको, और मेक्सिको वाले नीचे के देश है जो मध्य अमेरिका के देश है वो, ठीक है, उसमें क्या कहा जाता है इसको, मिल्पा। मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लदांग कहा जाता है, लदांग, ठीक है, कहा जाता है। ठीक। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का भी पता लगाइए। अब ऐसे क्षेत्र बहुत हो सकते हैं, जैसे ब्राजील में है रोको, ठीक है, वो क्षेत्र हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे और भी क्षेत्र हैं जिसमें, जैसे अब हम देखते हैं कि जब बात करते हैं अलग अलग देशों में किस नाम से किसको जाना जाएगा, जैसे हम देखेंगे जैसे वो है वियतनाम के साथ आएगा रे, रे नाम आ जाएगा, ठीक है। जी। ऐसे आएगा राई, है ना, गौतम राई के ऐसा कुछ करके, तो वो आएगा कहाँ पर, हमारे जो क्या बोलते हैं ये देश है ना, क्या बोलते हैं, दक्षिण थाईलैंड पूर्वी एशिया, थाईलैंड थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड। तो इस तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग देशों में, और ये चीज आपके पास अगर नहीं है, तो इस पे भी आप अगर किसी सर के पास सामने हो नोट्स वगैरह कोई चीज, एक बार उनका आप एक बार रीड करा सकते हैं, क्योंकि मुझे याद जितना है इतना मेरे याद है, तो वो माइंड में नहीं आ रहा अभी, कोई किसी के पास हो, नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हम करा देंगे थोड़ी देर में, है ना। एक बार मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आता है जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की, तो उससे संबंधित जो चीज आएगी वो हमारे सामने है। एक बार एक सेकंड रुकना, हो सकता है मैं 312 अगर मैं याद, थोड़ा सा क्या है, वो रिवीजन हो जाएगा इस बहाने से सबका, अगर मिल गया तो, लेकिन मिलेगा नहीं जल्दी से, चलो हम बाद में देखेंगे, है ना, लास्ट में देख लेंगे इस चीज को, और किसी के पास हो तो एक बार वो हमारी हेल्प कर सकता है फिलहाल, ठीक है। लेकिन ये जो मुख्य रूप से इसमें नाम दे रखा है ना, इसको याद रखना भी, झूमिंग को याद रखना है, जो कहाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात कर रहा है भारत में। अमेरिका और मध्य वाली जो हम बात कर रहे थे, मेक्सिको, मेक्सिको जस्ट नीचे की बात कर रहे हैं, उसमें मिल्पा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लदांग कहा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप इस चीज को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसके बाद में हम और आगे देख लेंगे, ठीक है। ये कहते हैं कि आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है, एवं वहां इसे किस नाम से पुकारते हैं। तो ये हो गया हमारी कौन सी, चलवासी वाली, मतलब सॉरी स्थानांतरित वाली, है ना, स्थानांतरित कृषि। अब हम पढ़ेंगे गहन निर्वाह कृषि, जिसमें हम पढ़ेंगे जो मानसूनी एशिया वाला जो क्षेत्र आएगा हमारा, और मानसूनी एशिया जो हमारा देखते हैं हम, मानसूनी एशिया उसी के लिए ज्यादा है ये गहन निर्वाह कृषि। इसके लिए स्पेशल ये लगा रहा देखो नीचे जो मैप दे रखा है हमारा, गहन निर्वाह कृषि के लिए स्पेशल जो हमारा पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र है ना, मानसूनी वाला क्षेत्र बोलते हैं जिसको, दक्षिण पूर्वी एशिया वाला वो क्षेत्र है जहाँ पर मानसून अधिक आता है, वो वाला क्षेत्र है, वहां पर क्या किया जाता है, गहन निर्वाह कृषि की जाती है, मतलब ज्यादा। जैसे हम देखते हैं अब इसकी जो विशेषता हम पढ़ेंगे, एक तो जो वृहत, जो हम विस्तृत पढ़ेंगे हम, निर्वाह के मतलब कृषि पढ़ते हैं, और एक गहन निर्वाह कृषि पढ़ते हैं। इन दोनों में एक ही अंतर होता है कि यहाँ पर तो जो जगह होगी वो छोटी होगी, खेत जैसे मान लो एक नॉर्मल देखें, और इस पे जो सघन यानी गहन है, तो यहाँ पर व्यक्ति भी ज्यादा काम करेंगे, तो
तो ये लगा लो प्रति जो इकाई जो क्षेत्र होगा हेक्टर, तो उस पे क्या अधिक उत्पादन कर सकते हैं, मतलब 1 हेक्टर में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा वर्क कर रहे हैं यहाँ पर हम। लेकिन जबकि हम बड़े क्षेत्रों की बात करेंगे, जैसे अमेरिका वाले क्षेत्र बड़े बड़े, वहां पर मशीनों के माध्यम से कार्य किया जाता है, उर्वरकों के माध्यम से कार्य किया जाता है। वहां पे क्या है कि प्रति हेक्टर जो है वो क्या है कि उत्पादन कम होता है, क्योंकि वहां पे इतनी मेहनत नहीं की जा रही है, वहां मशीनों के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या उत्पादन अधिक किया जा सकता है प्रति हेक्टर में। एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा क्या अंतर होगा, यहाँ पर व्यक्ति ज्यादा है तो उनके जो हिस्से में वो चीज कम आएगी, मतलब प्रति व्यक्ति जो उत्पादन वो कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति ज्यादा है। जहाँ हम सघन की बात कर रहे हैं, गहन की बात कर रहे हैं मानसून एशिया की। जबकि इसी के विपरीत हम जब विस्तृत क्षेत्रों में पढ़ेंगे हम, है ना, तो उसमें क्या होगा, प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन होगा, क्योंकि वहाँ व्यक्ति कम है तो, और बड़े बड़े क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से हम आगे इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। मैंने आपको मोटे मोटे चीज बता दी है। अब इसमें देखो हम पढ़ रहे हैं गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में की जाती है। मैंने आपको मैप में नीचे बता दिया, इसको आप देख सकते हैं। इसके बारे में कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि जो है 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है चावल प्रधान, जिसमें चावल को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और एक होता है चावल रहित, मतलब जैसे गेहूं वगैरह या कोई और चीज को आप इसमें प्राथमिकता दे सकते हैं, तो आप ऐसा मान सकते हैं। चावल की बात करते हैं। अब आपके दिमाग में 2 चीज आनी चाहिए। जो चावल है वो, जो हम देखते हैं कि वो किस जलवायु का है पौधा, हम देखते हैं जो उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र, जहां पर अधिक बरसात होगी और इसमें पानी की भी अधिक आवश्यकता होती है। जबकि शीतोष्ण कटिबंध में जाएंगे, वहां पर गेहूं के लिए अधिक जो है हम देखते हैं विकसित होगा, जो ये पौधा ज्यादातर वहीं पर उगाते हैं, किसको, गेहूं को, शीतोष्ण में। तो आप आगे जब हम कभी प्रक्षेप वगैरह को पढ़ेंगे, वहां भी ये काम चीजें आएंगी, आपको पता भी रहना चाहिए, है ना, एक बार नॉर्मल चावल और गेहूं के बारे में नॉर्मल मोटा मोटा। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। अधिक जनसंख्या जहां पर घनत्व के कारण खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है, एवं कृषि कार्य में कृषक का कार्य संपूर्ण परिवार लगा होता है। यानी कि जो भी हम मानसून वाली जो जितनी भी गहन चीज पढ़ रहे हैं ना, इसमें सेम कंडीशन होगी। ठीक है, यानी कि छोटे तो क्षेत्र होंगे और व्यक्ति ज्यादा होंगे काम करने वाले। भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम पर अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब मानव ज्यादा काम करेंगे। उर्वरता का बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर के खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। प्रति इकाई, मैंने कहा नहीं कि इकाई को ले लिया हम, उसमें अधिक उत्पादन कर सकते हैं हम। जबकि उसके विपरीत जब हम दूसरा पढ़ेंगे विस्तृत वाला, उसमें कम हो सकता है, मतलब कम ही होगा इसके मुकाबले। ठीक है, ये कहता है कि परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होगा। देखो, प्रति कृषक की बात कर रहा है, मतलब उसके हिस्से में कम आ रहा है। मैंने दोनों चीज विशेषता भी आपको बताई मोटा मोटा, लेकिन जब वो आ जाएगा तो दोनों के बार कंपेयर से दोबारा हम आपको इसको समझा देंगे। ठीक है, किसकी बात की हमने, चावल प्रधान की बात की। अब हम किसकी बात करेंगे, चावल रहित या चावल विहीन। ठीक है, गहन निर्वाह, ये भी गहन है, चावल वाला भी गहन है, लेकिन बस इतना फर्क है वो चावल प्रधान है और ये चावल विहीन यानी चावल रहित है। लेकिन बात कहाँ की कर रहा है भाई, मानसून एशिया। मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्च उच्चावच जलवायु, ठीक है, उच्चावच मतलब थोड़ा ऊंचे क्षेत्रों की बात करें, जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की जो है, क्या कह रहा है, विभिन्नता के कारण धान की फसल उगाना प्राय संभव नहीं है। ठीक है, जो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सौरपम बोया जाता है। भारत में सिंधु और गंगा के मैदान के जो है पश्चिम भाग में गेहूं एवं दक्षिण पश्चिम शुष्क प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। इस कृषि के अधिकतर विशेषता वो ही है जो चावल प्रधान कृषि की है, केवल अंतर इतना है कि इसमें सिंचाई की जाती है। मैंने आपसे कहा ना कि ये क्षेत्रों में बस थोड़ा सा फर्क हो गया। वहां पर उसमें भाई हम देखते हैं, जब थोड़ा सा जब हम चीन की तरफ गए, मतलब वो थोड़ा सा, मतलब भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए, मतलब शीतोष्ण कटिबंध की तरफ चले जाएंगे, तो गेहूं में क्या सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जब चावल ज्यादातर हम उष्ण कटिबंधीय जो बिल्कुल भूमध्य रेखा का आसपास का जो क्षेत्र होता है मानसून वाला, वहां पर उगाते हैं, तो वहां पर क्या बरसात हो जाती है। जबकि जब गेहूं के लिए क्या थोड़ा बहुत इतना अंतर होता है कि जो चावल विहीन जो हम क्षेत्र बता रहे हैं उसमें बस सिंचाई की जाती है, बाकी विशेषता सेम है जो हमने पहले पढ़ ली है अभी चावल की। ठीक है, हम गहन को पढ़ रहे हैं, मानसूनी एशिया को पढ़ रहे हैं, वो चीजें हमारे सामने है। अब तक हमने कोई चीज आपको जो समझाई वो आपको समझ में आ चुकी होगी, और अगर कोई भी चीज आपको लगे कि भाई ये चीज समझ नहीं आई तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
वापिस से उसी चित्र पर आ जाते हैं गहन निर्वाह जो कृषि की हम बात कर रहे थे। उसमें दोबारा से मानसून एशिया को देखिए आप, और मानसून एशिया में दो तरीके से शैडो है। एक तो बिल्कुल ब्लैक कर रखा है, वो तो है चावल के लिए, वो भी कौन सा, आर्द्र चावल जो प्रमुख क्षेत्र था, ठीक है। उसके अलावा जो थोड़ा एक फीका कलर दे रखा है थोड़ा सा, वो अन्य जो फसलें हैं उनके लिए दे रखा है। मतलब चावल के लिए स्पेशल जो डार्क कर रखा है ना ब्लैक वाला, वो क्षेत्र है। तो आप मोटा मोटा आई थिंक समझ चुके होंगे। कोई चीज समझ नहीं आई होगी तो आप इन चीजों को मैप से भी समझ सकते हैं ना। मैंने भी कोशिश की है उस चीज को अच्छे से समझा सकूं आपको। और वो एक बार झूम कोई चीज कृषि आप, वाला सर ग्रुप में जी किसी ने भेजा है। जी मैम, एक बार थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। जी सर। श्रीलंका में चेन्नई, वो फिलीपींस में केन्या। हाँ एक बार मैं आपको सबको उसको रीडिंग करा देता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है जिन्होंने भेजा है उनका भी धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। ये कहता है, देखो पहला दे रखा है कोनूल या कोनिले, ये दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला, ठीक है, इसमें दे जी रखा है। सर। फिर मिल्पा अभी हम पढ़ चुके हैं, मध्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र है, युकाटन प्रायद्वीप बता रखा है। रोका मैं बता रहा था ब्राजील में है। मिल्पा, मेक्सिको। मिल्पा, हाँ तो देखो मिल्पा दोबारा से आ गया। मैंने आपका कहा इसमें दोनों दे रखा था, एक तो मेक्सिको दे रखा था, मध्य अमेरिका दे रखा था, वही वाला मिल्पा दोबारा उसने वो दिखा दिया है, ठीक है। दूसरा है तवी, मतलब ये हो गया मेडागास्कर वाला क्षेत्र, इसको टवी भी बोलते हैं, तेवी तवी है ना, टे और ते एक ही शब्द, वो इसी तरीके से, क्योंकि इंग्लिश से सीधी हम हिंदी वर्जन करते हैं तब। तो मेडागास्कर वाला जो मालागासी वाला क्षेत्र है, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्व की बात कर रहे हैं, मेशाले या मोशाले भी बोल देते हैं, ये कहा है अफ्रीका का क्षेत्र है जो जाहिर है और कांगो वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि लोमन, ये पश्चिम अफ्रीका का लोमन, ठीक है। उसके बाद में है फ्रैंग, फैंग बोलते हैं जिसको, कांगो वाला क्षेत्र है विश्व की जो अफ्रीका का है। इसके अलावा इसमें दे रखा है चिहेमिनी, चिहेमिनी युगांडा या अंगोला, ठीक है। युगांडा कहाँ है और अंगोला कहाँ है, अंगोला तो हो गया पश्चिम अफ्रीका साइड, और युगांडा कहाँ है, जहां पर हम बोलते हैं तंजानिया के जस्ट ऊपर देखेंगे थोड़ा सा, तंजानिया और केन्या के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, वहां पे है ये देश, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें रे में बता रहा वियतनाम, रे हो गया। ये कैनी, ये होगा कैनिंग फिलीपींस वाला, ठीक है। कंजिन भी बोल देते हैं इसको कभी कभी, कंजिन ऐसा कुछ शब्द आता है। चेन्ना, ये श्रीलंका का हो गया। तमराई, राई की बात करें थे हम तो उस टाइम थाईलैंड हो गया। ये हो गया जुमा, ये सुमात्रा का है, इंडोनेशिया वाला सुमात्रा। और एक हो गया तुंग्या, ये मतलब तुंगा, ये हो गया म्यांमार का। एक हो गया तुरैया, म्यांमार का। इसी वो सब बिगड़ा हुआ रूप ही लगा लो आप थोड़ा सा, एक ही जैसा ही वो। एक हो गया दहिया या दीप, दिया या दीपा, जिसको वेबर भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्पेशल, ठीक है। उसके अलावा पेड़ा है, पेडू है जो आंध्र प्रदेश में, पोटू है तेलंगाना में है, धवी कमान उड़ीसा, मतलब अब वहाँ आगे कहाँ, इंडिया में, इंडिया में अलग अलग जी नामों से, सर। जैसे कुमारी केरल में, वालरा। तो इसका आपके पास नहीं हो तो आप ऐड कर सकते हैं, सर ने डाल दिया है। और इसमें लास्ट में आगे जारा दे रखा है तमिलनाडु का, कुछ भारत के दे रखे हैं जैसे ना, एरका है नीलगिरी वाला, झूम वो वाला उत्तरी पूर्वी हम पढ़ लें, खिल हिमालय, ये खिल का भी कई बार पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हैं। जिसने भेजा उसके लिए धन्यवाद। बाकी हम आगे चलते हैं जी। ओके सर। अब हम पढ़ेंगे रोपण कृषि। अच्छा, रोपण क्या होता है? रोपण होता है जब हम कोई चीज को खुद हाथों से रोपते हैं, वो पौधे को खेतों में जाकर, ठीक है, हाथों से। जैसे चाय के बागान वगैरह है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और जैसे सर एक कॉफी बात वगैरह के पूछो, बागान। जी मैम। रोपण कृषि में कपास का भी नाम आता सर, कपास का पौधा तो हम कैसे रोपते हैं? मैम, मैम कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर हाथों से, वैसे तो आप अपने यहाँ तो नॉर्मल खेत वगैरह हाँ में से हाँ कर देते हैं, लेकिन हाँ। जब स्पेशल रोपण कृषि होगी ना, उसका रीजन होगा, उसको स्पेशल इसीलिए किया जा रहा है, कोई न कोई आवश्यकता के लिए कोई चीज को। अच्छा, रोपण कृषि आप देखोगे जैसे चाय है, कॉफी है, रबर हाँ है ना, हाँ अनानास है, केले वगैरह के बागान, बड़े बड़े बागान लगते हैं। इसमें क्या हाँ, है, एक वो चीज तो है होती है सर। मैम, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कपास को भी इसमें यूज ले लिया जाता है। क्या होता है कि जैसे कुछ मसाले वगैरह भी आते हैं, हम देखते हैं नॉर्मली, ये चीजें क्या है कि ज्यादातर, एक मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, एक चीज जो रोपण कृषि होगी ना, वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगी। किसमें? उष्ण उष्ण कृषि। कटिबंधीय। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर शासन किसका था? अंग्रेजों का था। उनके हाँ वहां पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही नहीं है। अब उनको मसाले चाहिए, चाहे उनको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, बड़ी बड़ी ये चीजें, बढ़िया जो चीजें चाहिए, अब वो वहां तो उगा नहीं सकते। अब उन्होंने क्या काम किया, तो उपनिवेश बसा लिए अपने अपने अलग अलग जगहों पर, क्योंकि व्यापार करना था उन लोगों को, तो उनको फायदा था। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ सस्ते श्रमिक भी मिल जाते थे उस कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो उन लोगों ने क्या किया कि पैसे वगैरह टेक्नोलॉजी जो भी चीज होगी हम लगाएंगे, आप काम करो, ये चीजें बागान लगा देते थे, तो उनको सस्ता श्रमिक वगैरह मिल जाता था यहाँ पर। तो ये जो चीजें है ना, जो रोपण वगैरह, ये ज्यादातर उपनिवेश की वजह से आए हैं। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए थे तो उन लोगों ने ही इसको शुरुआत की थी शुरुआत में,
और आज भी देखते हो यहाँ से मसाला वगैरह जो भी हमारे जो अच्छे अच्छे मसाले, हमने तो उन चीजों को हो सकता है जिंदगी में कभी यूज ही नहीं किया हो। चाय जो होती है हम नॉर्मल वो लाल घोड़ा पीली घोड़ा पन से क्या क्या ले आते हैं, ये चाय नहीं है एक्चुअल में। चाय जो एक्चुअल में है ना, वो तो वहीं जा रही है एक्चुअल, वो हमारे कोई बस की नहीं ताज लेके आता है सर। है। तो उस तरीके से हम देखते हैं। तो कई चीजें हैं, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लें, तो आपको मोटा मोटा मैंने एक कहानी के तौर पर चीजें समझाइए कि इस तरीके से हम चीजें, ये औपनिवेशवाद की देन है, ये लगा लेते हैं हम, ठीक है। एक अब हम वो पढ़ते हैं। एड आती जी थी मैम। चाय की ताजा होने वाली। हाँ वो खैर, हाँ अलग अलग नाम से उस तरीके से चीज़ आती है, ठीक है, वो हाँ। चीजें हैं। बाकी अब हम आगे इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये कहता है कि यूरोपीय लोगों में विश्व के अनेक भागों में औपनिवेशिकीकरण, मतलब अपने उपनिवेश बना लिए थे काफी से जगह, किया तथा कृषि के कुछ अन्य रूपों में की शुरुआत की, जैसे रोपण कृषि, है ना, उसी से संबंधित आ गई। जो वृहत स्तरीय जो लाभोन्मुखी उत्पादन प्रणाली है, मतलब वृहत स्तर पर लाभ मिलता है, क्योंकि यहाँ से वो उगाएंगे इन चीजों को, जो उत्तर पश्चिम जो वाले देश है, पश्चिमी संस्कृति वाले देशों, उनमें वो बड़े स्तर पर उनको बेच देते हैं बहुत महंगे दामों पर, तो बहुत लाभ मिल जाता है उन लोगों को। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चाय है, कॉफी है, कोको है, रबर है, कपास है, गन्ना है, केले हैं और अनानास है, इन पौधों को क्या है यहाँ पर लगा दिए। इस कृषि की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इस जो ये हम बात करें विस्तृत रूप से होगा, जो ये रोपण पौधे कृषि। रोपण वाला, ठीक है। तो ये आगे बहुत बड़े विस्तृत होते हैं ये वाले जो कृषि क्षेत्र होते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं भाई, छोटे क्षेत्र होते हैं, बड़े क्षेत्र, तो बागानों के रूप में बड़ी तरीके से उस तरीके से लगा देते हैं, तो विस्तृत क्षेत्र देखते हैं ज्यादातर। अच्छा, इसमें अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी के आधार एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। किस किस का, अधिक पूंजी, ठीक है, किसमें, रोपण में, ये विशेषताएं हैं इसकी। इसलिए तो मैं अभी आपको कह रहा था ना भाई, टेक्नोलॉजी कौन दे देंगे, अंग्रेजों ने कहा था कि हम देंगे सब चीजें, पैसे भी हम लगाएंगे, टेक्नोलॉजी हम देंगे, सारी चीजें हम देंगे, आप तो काम करो बस, ये है। तो उस तरीके उच्च जो है पूंजी की बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं, उच्च प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तकनीकी के आधार की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ये एक जो है फसली कृषि है, एक फसल के माध्यम से ली जाती है, यानी कि एक बार एक फसल ले ली, वो उस तरीके एक फसली कृषि है, ठीक है। और इसी में मोनोकल्चर आता है, जो मतलब सिर्फ एक ही फसल को उगाया जाता है उस तरीके से, जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही जो है संकेंद्रण किया जाता है, यानी कि एक ही फसल को जब उगाते हैं उसको मोनिकल्चर कहा जाता है, मोनोकल्चर है ना, मोनो। तो आप उस याद रख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। किसी एक फसल के उत्पादन के लिए संकेंद्रण किया जाता है। श्रमिक कैसे मिल जाते हैं यहाँ पर, सस्ते मिल जाते हैं, एवं यातायात विकसित होता है यहाँ पर, जिसके कारण बागान एवं बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। बीच में क्या है कि मतलब अच्छे मतलब यातायात की सुविधा हो जाती है, उससे बागान और बाजार आपस में जुड़े रहते हैं। आगे कहता है कि फ्रांसीसियों ने पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी एवं कोकोआ की पौध लगाई थी, मतलब ये कह रहे हैं सबसे पहले की बात कर रहे होंगे शायद, अभी देखते हैं हम कहाँ की बात कर रहे हैं, अफ्रीका के पश्चिम की। वहां पर फ्रांसीसियों ने कॉफी और कोका की जो पौधा है उसकी जो है लगाई। फिर कहते हैं ब्रिटेन वासियों ने भारत एवं जो है लंका यानी श्रीलंका में चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बाग, ठीक है, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले, पश्चिम द्वीप समूह वेस्ट इंडीज वाले द्वीप है जो, है ना, आप समझ रहे होंगे, क्यूबा वगैरह और वो चीजें हैं, ठीक है। केले के बाग विकसित किए। स्पेन एवं अमेरिक वासियों ने फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने के बागान लगाए। और इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की जो कृषि में जो है मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब ये जो चीज दी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई फ्रांसीसियों ने सबसे पहले जो है, ये जो बात कर रहे हैं हम रोपण वाले कृषि की, कॉफी की बात की उन्होंने, ये कॉफी जी सर। सर्वप्रथम फ्रांसीसी वासियों ने कहाँ लगाया था, तो पश्चिम अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिटेन वासियों ने कहाँ पर लगाए फिर चाय के वगैरह के पौधे, भारत भारत और और श्रीलंका में, श्रीलंका। ठीक है। मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए, ब्रिटेन वासियों की चल रही है ये बात है, ठीक है। जी मलेशिया में सर। क्या लगा, रबड़ के लगा दिए। पश्चिमी द्वीप समूह में क्या, गन्ना और केले गन्ना और विकसित केले। कर दिए। स्पेन और अमेरिकी वासियों ने कहाँ चले गए लास्ट में, फिलीपींस साइड, ठीक है, नारियल और गन्ने के लिए। तो इस तरीके से हमारे सामने दे रखी हैं चीजें, इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा जो है उम्मीद होती जाती है हमारे सामने। जी, अब हम तो किस। इसमें चीज आगे बाद में देखेंगे। ये हमारे सामने ये कृषि में ऊपर थोड़ा सा रह गया था, वो देखते हैं। एक समय में गन्ने में कृषि जो है हॉलैंड वासियां डचों का एकाधिकार था। किसकी बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया में एक समय गन्ने की जो कृषि में
हॉलैंड वासियां यानी डचों का एकाधिकार था। और ब्राजील में अभी भी कुछ कॉफी के बागान, जिसे फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में है। किसके? यूरोप वासियों के। वर्तमान में अधिकतर बागानों का स्वामित्व देशों की सरकार अथवा नागरिकों के नियंत्रण में है। मतलब ये देखते हैं अब तो चलो जहां जिस देश का है उसका नियंत्रण हो चुका है, लेकिन पहले तो ज्यादातर अलग अलग देश जो उपनिवेश इन्होंने बना रखे थे, या फिर जो पश्चिम वाले देश हम बात कर रहे थे, वो जो है अपना अधिकार रखते थे। अब इसमें आ गया कि इंडोनेशिया में एक समय ऐसा था कि जब क्या है, गन्ने और की कृषि में हॉलैंड वासियों का यानी डच बोलते हैं जिनको, एकाधिकार था। और ब्राजील में अभी भी कुछ जो कॉफी के बागान, उन पे उनको जिसको फेजेंडा कहा जाता है, यूरोप वासियों के नियंत्रण में आज भी ब्राजील में, है ना। इस तरीके से चीजें दे रखी हैं। अब हमारा यहाँ तक जो है रोपण वाला खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके जी बीच सर। में जो है कुछ चित्र दे रखे हैं, इनके बारे में एक बार आप थोड़ा सा पढ़ दीजिए। मैं इतने थोड़ा सा और रिलैक्स कर लेता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे हम। इन चित्रों के नीचे जो चीजें दे रखी हैं, इनको मैम आप थोड़ा सा पढ़ दीजिए। चित्रों के नीचे क्या? हाँ जी मैम, जो चित्र दे रखे थे ना, वो महिलाएं कुछ एक धान पौधारोपण कर रोपण रही हैं। वाला, हाँ जी हाँ, मैम, और एक चाय जो के बागान, चावल बस। की पौध लगा रही है। और एक इस तरफ है ये चाय के बागान, तो पर्वतीय अच्छी चीज क्षेत्र में वैसे। चाय। हाँ खैर, वैसे पढ़ लिया था हमने, इसके नीचे जो लिख रहा है ना, ये तो अपना रीडिंग में आ गया था। हाँ अलग से कुछ दे हाँ नहीं हाँ। रखा इसमें। इसमें जरूर दे रखा, अनुकूलन जो है भौगोलिक दशाओं के कारण दशाओं दालों का के कारण। उपयोग चाय बागानों में किया जाता है। अच्छा, जो हाँ उसकी कह रहे हैं, भौगोलिक दशा, जहाँ उच्चावच क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या करते हैं हम, ढलानों में वो इस तरीके से सीढ़ी चाय नुमा बना लगाते देते हैं ढालों को, और उस तरीके से। अब आ जाते हैं हैं। हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है। अब है वो चीज जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, इससे कंपेयर हम किसको करेंगे, जो हम सघन वाले जो क्षेत्र पढ़ रहे थे ना हम, जो सघन वाला हाँ, पहले पढ़ का है हम, गहन निर्भर मानसूनी एशिया वाला। वाला। हाँ वो वाला। इससे, क्योंकि इन दोनों को जब हम कंपेयर रूप से पढ़ेंगे तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। उस जी तरीके से हम सर। इसको एक बार देख लेते हैं, एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर हम विस्तृत कृषि पाएंगे, जिसका हम पहले क्वेश्चन आपसे पूछ चुके हैं। ये कहते हैं कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि मध्य अक्षांशों के जो है आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में, किसकी बात कर रहा है, मध्य अक्षांशों की, ठीक है। मध्य अक्षांश मतलब आप समझ सकते हो कि भाई कर्क रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र होगा वो वाला, उस तरीके से, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा जस्ट उत्तर मतलब ध्रुव की तरफ इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल जो है गेहूं है, ठीक है। हमने उसमें अच्छे से मानसून में ज्यादा चावल को ज्यादा देखा था, कुछ थोड़ा बहुत गेहूं का भी क्षेत्र था। लेकिन इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि उष्ण जो हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं का ज्यादा उत्पादन होता है। और जितने भी हम घास के मैदान पढ़ेंगे, जो जैसे कहते हैं कि भाई रोटी की डलिया है, ब्रेड बास्केट है, उस तरीके से वो सारे जितने भी उष्ण कटिबंधीय घास नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, उनको कहा जाता है ना। उन्हीं क्षेत्रों की जी बात कर सर। रहे हैं हम, मध्य अक्षांशों की, ठीक है। क्योंकि उसमें गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है, अधिक ठीक है। होता है। ये इसमें कहते हैं कि इनमें अन्य फसल जैसे गेहूं के अलावा जैसे मक्का है, जौ है, राई है, जई है, ये बोई जाती है। इस कृषि में खेतों का आकार कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। जबकि हम मानसून एशिया वाले जो सघन वाले क्षेत्र में कैसे पड़ पाए, छोटा क्षेत्र था। यहाँ पर कैसा हो गया, छोटा क्षेत्र था, बड़ा क्षेत्र जनसंख्या हो गया। सघन थी। अब मैं उससे इसका कंपेयर करता रहूंगा, आप इसके थोड़ा सा याद रखोगे। इसी पेज में जस्ट लेफ्ट में दे ही रखा है वो थोड़ा सा, ठीक है। फिर कहता है कि खेत जोतने में खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्यों में यंत्रों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसमें किसका ज्यादा प्रयोग किया जाता था, जो हम सघन मानव वाले की, तो श्रम गहन का। वाले, ठीक है मैम, ठीक है। इसमें इसकी बात करें विस्तृत वाले की, इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है। प्रति एकड़ मतलब विस्तृत वाली की बात कर रहे हैं, पूरा एकड़ है ना जो क्षेत्र, उसमें प्रति इकाई में कम कर रहे हैं। कहां पर, जहां मशीनों से कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पूरा पे जी प्रॉपर सर। तरीके से हो ही नहीं पाता काम। जबकि इसके विपरीत क्या था उसमें, गहन वाले में, उसमें प्रति एकड़ प्रति में, इकाई उत्पादन अधिक था। हाँ, मतलब इसके विपरीत हम देख रहे हैं, उसको कंपेयर करके हाँ पढ़ रहे हैं, सर। ठीक है मैम, थैंक यू। फिर कहते हैं कि परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें अधिक होता है, किसमें, इसमें विस्तृत वाले में, विस्तृत वाणिज्य अनाज क्योंकि कृषि। यहाँ व्यक्ति कम होते हैं। जबकि इसके विपरीत क्या था वहां पे, वहाँ उत्पादन कम था। हाँ वहां पर प्रति व्यक्ति जो उत्पादन है वो कम हो गया, वो क्योंकि कम वहां था। व्यक्ति ज्यादा है तो हिस्से में कम आ रहे हैं वो चीजें। ऐसा क्यों होता है, ये कह रहा है कि आगे एक चित्र दे रखा है कि मशीनीकृत अनाज कृषि जो है कंबाई कंबाइन क्रू एक दिन में कई हेक्टर, इस मशीन का नाम है कंबाइन क्रू, एक दिन में जी कई सर। हेक्टर भूमि से अनाज काटने का सक्षम होती है। ऐसी मशीन आपने देखी होंगी कभी, जैसे अपने पंजाब वगैरह में यहाँ आती जाती रहती है, इधर उधर आप देखते हो थोड़ा सा, कभी रास्ते वगैरह में देखा हो, या डायरेक्ट आप कोई जुड़ा हो, चीजें देख ली अपने होंगी यहाँ आपने वो इसकी। करपेन बोलते हैं, क्या उसको, करपेन, वो चलती है सर। ठीक है। तो ये कहता है कि इस प्रकार की कृषि का क्षेत्र यूरेशिया के जो स्टेपीज
अब इसका मतलब हम कौन सी मैदानों को पढ़ेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास वाले मैदानों को पढ़ेंगे, जो भी नाम आएगा। जी सर। बस आपको याद रखना है वो क्षेत्र कहाँ पर है। यूरेशिया के स्टेपीज, यानी कि यूरेशिया में क्या है, स्टेपीज नाम से है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से है। अर्जेंटीना में पंपाज के नाम से है। और दक्षिणी अफ्रीका के नाम से जो है वो वेल्स के नाम से है। ऑस्ट्रेलिया में ये डाउन्स के नाम से है। और न्यूजीलैंड में ये कैंटरबरी के नाम से है। ये जितने भी मैदान पढ़ रहे हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात कर रहे हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बास्केट कहते हैं। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के क्षेत्र हैं। और इसी में हम गेहूं का ज्यादा अधिक उत्पादन किया जाता है। और गेहूं की वजह से इसको क्या कहा जाता था, ब्रेड बास्केट। ब्रेड बास्केट। अगर कोई चीज अभी तक समझ नहीं आई हो तो वो चीज पूछ सकते हैं आपसे। आ गई सर। ठीक है, अच्छा अब इस क्षेत्र को भी देख लेते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाजवादी को। अब इसके ऊपर जो चित्र दे रखा है 5.12 उसको देख लेते हैं। इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को देखो आप थोड़ा थोड़ा सा। इसमें देखो उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरीज वाला क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। ऐसे दक्षिणी अमेरिका में हम आएंगे वो पंपाज वाला क्षेत्र दे रखा है अर्जेंटीना का। इस तरीके से यूरोप में देखेंगे स्टेपीज वाला वो दे रखा है। अफ्रीका में वेल्स की जो जगह दे रखी है, वेल्स जो घास का मैदान है वो, ठीक है। उस तरीके ऐसे हम न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, लेकिन इसमें दे नहीं रखा, थोड़ा सा आप देख सकते हो उस तरीके से। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और ये वाले इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप समझ नहीं सकते। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो जाती है। वो एग्जामिनर को ऊपर है, उसकी हाँ सर, इच्छा है। ये सुमेलित वाले में भी आते हैं सर। हाँ हाँ। और आपको ये चीजें वैसे पहले पता होगा, फिर भी मैंने उस चीज को थोड़ा सा आपको हाईलाइट बता दिया कि चीज इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, इस तरीके से जी चीजें हैं। सर। ठीक है, अब मिश्रित कृषि को अब कोई और पढ़ सके थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, है ना, पानी वगैरह पी लेता हूँ। मैंने पानी पिया नहीं बीच में से। ओके सर। कोई भी एनीवन जो, ठीक है। अब आगे है मिश्रित कृषि। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। मिश्रित कृषि में आता है कृषि के साथ साथ पशुपालन। अब इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें हैं गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल एवं कंद मूल प्रमुख है। चारे की फसलें हैं वो मिश्रित कृषि के मुख्य घटक कहलाती। अब जो चारे की फसलें होती है ना, जो चारे में क्या क्या होता है, मक्का होता है, ज्वार बीजते, वो मिश्रित कृषि के मुख्य घटक कहलाते हैं। फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ पशुओं जैसे मवेशी, भेड़, सूअर एवं कुक्कुर आय के मुख्य स्रोत हैं। शस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा के उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे है विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक एवं वनस्पति खाद यानी हरी खाद के गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ ही कृषकों की कुशलता और योग्यता व मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। यानी कि मिश्रित जो कृषि है ना, उसमें विकसित जो कृषि यंत्र है उनका यूज किया जाता है। ठीक है मैम, एक इमारतें सेकंड। पशुओं वगैरह को रखने के लिए। ठीक है। अच्छा, हमने मिश्रित कृषि को पढ़ा है। और मिश्रित कृषि में हमने आपसे बात की थी कि इसमें भाई क्या फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, उदाहरण के लिए इसमें दे रखा है जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप है ना। और उत्तरी अमेरिका का जो है पूर्वी भाग है। और यूरेशिया के कुछ भाग आते हैं इसमें। ऐसी दक्षिणी जो महाद्वीपों के जो समशीतोष्ण वाले अक्षांश वाले भाग है उसको इसमें दे रखा है। एक तो आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि हम आगे जब मिश्रित कृषि का जो चित्र है उसको भी देखेंगे। देखिए इसमें उस चित्र में आ जाइए डायरेक्ट, इस क्षेत्र को है ना, ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप। अब उत्तर पश्चिमी यूरोप देखिए आप, उसमें जो चित्र दे रखा होगा आपके सामने, जो 5.14 के नाम से है मिश्रित कृषि क्षेत्र वाला, उसमें सबसे पहले हम देखा उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाला क्षेत्र मिश्रित कृषि के लिए, ठीक है। उसके अलावा उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है आप देखिए, मतलब शेडो कर रखा है उसको, आप देख सकते हैं उस क्षेत्र को, ठीक है। उसके अलावा यूरेशिया के कुछ भाग आगे तक देखो आप, जो यूरोप के बाद में ऊपर का जो क्षेत्र दे रखा है। ऐसे ही जो दक्षिणी महाद्वीप को जो समशीतोष्ण कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, कुछ जगह जगह दे रखे हैं, यानी कि शीतोष्ण संबंधित समशीतोष्ण वो है ना, वो वाला क्षेत्र। तो आपको बस एग्जैक्ट ये पता रहना चाहिए भाई ये चीजें कहाँ है। अब ये तो पता चला ना, इसमें एक चीज आप नहीं देखा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के आसपास का कोई क्षेत्र है या नहीं है, इसमें है या नहीं है मिश्रित कृषि में, नहीं है। अभी हमने देखा ना, कोई भी उष्णकटिबंधीय कोई में
हाँ, कोई भी नहीं ऐसा है क्षेत्र सर, नहीं है जो बिल्कुल जो वहाँ पे नहीं दे रखा। हमारे सामने एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं, क्षेत्र भी दे रखे हैं। तो इसका कुपोषण मतलब जो कटिबंधीय में। हाँ, मतलब उष्णकटिबंधीय नहीं, लेकिन जैसा हम थोड़ा-सा समशीतोष्ण जो संबंधित जो क्षेत्र जाएँगे वहाँ पर है। तो एक आपको हाँ थोड़ा सर। मोटा-मोटा आइडिया हो जाएगा, कुछ आपने चित्र देख लिया है। मध्य अक्षांश हो गए ना सर समशीतोष्ण। जी मैम, जी मैम। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। फिर इन्होंने क्या है किया है कि जो खेतों का आकार है वो मध्यम होगा, है ना? अभी हमने 2 चीज़ पढ़ ली, तो बिल्कुल छोटे वाले पढ़ लिए थे हमने, छोटे आकार के। एक हमने विस्तृत पढ़ लिए थे और इसके लिए हमने मध्यम यूज़ किया है। किसके लिए? मिश्रित के लिए, ठीक है। इसमें कुछ फसल बताई गई हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है, राई है, मक्का है, कुछ चारे वगैरह के बारे में बताया गया है ना? उस तरीके से। जी सर। तो इसमें फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों समान महत्व दिया जाता है इसमें, ठीक है? इसमें स्पेशली लाइन लिख रही है, आप इसको हाइलाइट कर सकते हो। इसकी जो आपकी जो पकड़ है, इसी चीज़ से है कि भाई मिश्रित कृषि क्या होती है। इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों पे महत्व दिया जाता है समान रूप से। इसमें कुछ पशुओं के बारे में बता रखा है, जैसे भेड़ है, सूअर है, ठीक है? और कुक्कुड़, कुक्कुड़ क्या होता है, मुर्गा। पता है? मुर्गा। हाँ, मुर्गा। हाँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि थोड़ा कुकड़ू को। कि वैसे मुझे ऐसा लगा होगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे कुत्ता सबको हो पता सर। चल जाएगा। सर कुक्कुर तो शायद संस्कृत में, देखो मैं यार जानती नहीं संस्कृत, पर मुझे हम लगता है कुत्ते को बोलते हैं शायद। कुक्कुर भी हो सकता है, सही बात है। इसको एक नहीं बार सर, थोड़ा-सा कुकुर वो मुर्गा हाँ सर, वाला वो कुत्ते को ही बोलते हैं। बोलते हैं कुकुर तो। फिर नहीं मुर्गे को इसमें भी तो ऐसे शब्द आता है, शायद हो बस भी क्या आता है वो। सकता। हाँ आता है सर, हम्म। कुकुर मुर्गे के लिए। चलो इस बहाने से चीज़ पे चर्चा तो हुई। हाँ, इसका मतलब ये दे रखा है इसमें कुक्कुर, ठीक है। आप तो दोनों चीज़ें कुछ ही समझ लेना, कुक्कुर है कुल मिला के जो भी है ना? कुत्ता ही है थोड़ा-सा ये। जानवर है इतना हाँ समझ सर, लेना हाँ, सर। कुक्कुर ही सही बात, कुत्ता ही है। नहीं ठीक है। इसमें आगे कह रहा है सस्यावर्तन, क्योंकि इसमें क्या है पशुओं को लिया, वो पक्षी में भी आ जाता है जैसे मुर्गा, इसलिए थोड़ा हटा दो फिलहाल है ना थोड़ा-सा, ठीक है। कोई बात नहीं, एक ही नहीं बात सर, है वो। फिर वो नहीं समझ अंडे रहे, समझ वगैरह समझ के लिए होता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। ये सस्यावर्तन, इसका मतलब जो परिवर्तन होता रहता है ना, अंत फसली जो कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए रखने किया जाता है, मतलब सस्यावर्तन मतलब फसल चक्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आगे कहते हैं जी कि सर। इसमें जो है विकसित कृषि यंत्र इमारतों, जैसे ये रासायनिक वनस्पति खाद, हरी खाद, गहन उपयोग आदि पर अधिक पूंजी व्यय के साथ कृषकों की जो है कुशलता और योग्यता मिश्रित कृषि में जो है मुख्य विशेषता रखती है। भाई कृषकों की कुशलता भी जरूरी है, उनकी योग्यता भी जरूरी है, ये चीजें नॉर्मल है। और पूंजी वगैरह तो इसमें भी होता ही है अधिक, क्योंकि जितना भी हम स्पेशल कोई चीज को करते हैं ना उसमें अधिक पूंजी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेयरी कृषि। अब डेयरी से ज्यादातर हमें यह दूध, एक हम नॉर्मल देख सकते हैं भाई, ज्यादातर दूध के लिए, ठीक है, उस चीज को हम प्रयोग करते हैं। दुधारू पशु जो होते हैं ज्यादातर, उस तरीके से डेयरी, ठीक है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें कहते हैं कि मैम कीवी मैम नहीं है क्या आज? आई है ना मैं सर। मैम हाँ थोड़ा सा सर। जी आप भी आई है। रीडिंग करो, थोड़ा सा आप करो एक बार रीडिंग थोड़ा सा। अच्छा। डेयरी अगर आप कर सको तो, डेयरी कृषि से। डेयरी व्यवसाय दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत एवं दक्ष प्रकार है। मतलब इसमें पूरा फोकस दुधारू पक्षियों के दूध से रिलेटेड ही है। इसमें पूंजी की भी अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पशुओं के लिए छप्पर बनाना है, घास सिंचित करने के भंडार होने चाहिए, दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों का उपयोग करने के लिए पूंजी भी अधिक चाहिए। मतलब इनमें क्या टेक्नोलॉजी पे है, दुग्ध डेयरी तो ये कर रहे हैं पर वो इंसानों पे डिपेंड ना होकर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है ये। तो पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब पशुओं की केयर करने के लिए, उनको लेके जाने के लिए, हर चीज के लिए उनको बंदे भी चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसमें गहन श्रम चाहिए होता है। पशुओं को चराने, दूध निकालने आदि कार्यों के लिए वर्ष भर श्रम की आवश्यकता रहती है। हम देखते हैं इंडिया से इटली हो गया या ये काफी कंट्री है जिनमें डेयरी प्रोडक्ट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, तो अपने यहाँ से भी बहुत से लोग माइग्रेट करके वहां जाते हैं। क्योंकि फसलों की तरह इनमें कोई अंतराल नहीं होता जिसमें श्रम की आवश्यकता ना हो। मतलब फसल में तो ये होता है ना कि अपन गर्मियों में बो दी, फिर 1 महीना पड़ती है, फिर 2 महीने है, तो भाई कटाई छटाई का ही तो काम होता है। पर दूध में ऐसा नहीं होता, पशुओं को तो हमेशा अटेंशन चाहिए होती है उनका दूध निकालने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो इसमें श्रम की कंटिन्यू आवश्यकता रहती है, कोई अंतराल नहीं आता। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। देखो जब हम वो पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले किसका वर्गीकरण है, जिसने वो एक राउंड शेप में नगर का बताया था, वोन थ्योनेम, औद्योगिक। वोन हाँ वोन बोन थ्योनेम, थून है इनका कृषि कृषि और संस्कृति। तो उसने कहा था ना कि जो खराब होने वाले जो प्रोडक्ट है वो नगर के एकदम पास होंगे, जिसमें सब्जियां थी, डेयरी का था। तो डेयरी का जो कार्य है ना वो नगर और औद्योगिक केंद्रों के एकदम समीप होता है। आप इसको ध्यान दे सकते हो, अगर वन लाइनर आएगा तो ये ऑप्शन में दे सकता है। तो हमें लगेगा डेयरी यानी कि पशु, तो पशु तो दूर भी रख सकते हैं, नहीं, पशु एकदम पास होने चाहिए।
क्योंकि ये क्षेत्र ताजा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। वर्तमान समय में विकसित यातायात के साधन प्रशीतकों का उपयोग पास्तेरीकरण यानी कि जो पाश्चुरीकरण करते हैं ना अपन, दूध में कीटाणु वगैरह को मार देते हैं, की सुविधा के कारण विभिन्न डेयरी उत्पादों को अधिक समय तक रखा जा सकता है। सही है भाई, अब हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, सारी चीजें हैं, पाश्चुरी कर देते हैं तो चीजें खराब नहीं होती लंबे टाइम तक। तो इससे क्या है, डेयरी उत्पाद अधिक समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। वाणिज्य डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र है। ये डेयरी क्या है, ये दूध को अपने यूज के लिए नहीं कर रही, वाणिज्य कर रही है, यानी कि दूध को ये बेच रहे हैं, दूध के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे वाणिज्य वर्ड आया है। वाणिज्य डेयरी कृषि 3 प्रमुख क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, दूसरा है कनाडा एवं तीसरा है न्यूजीलैंड। आप जहां भी देखोगे ना, जहां भी मिश्रित कृषि हो रही है या वाणिज्य कृषियां हो रही है, जहाँ पे एकल कृषि होती है, वो सारा वो क्षेत्र होता है, क्योंकि अब पशुपालन कर रहे हैं तो पशुओं को चरने के लिए भी काफी लंबा चौड़ा एरिया चाहिए होता है। तो इनमें क्या है, जो ये वाणिज्य डेयरी वगैरह, इसमें ऐसे नहीं होता कि एक बना दिया, एक जो अपने होता है जैसे गौशाला बना दी, चारा ला के डाल दिया, नहीं, वहां पे बड़े बड़े कई एकड़ के फार्म होते हैं जिनमें वो जानवर खुले चर रहे होते हैं अपने। तो ये वहीं पे ही होता है जहाँ पे क्षेत्रफल बड़ा हो लेकिन जनसंख्या कम हो, यानी कि प्रति व्यक्ति जो है एकड़, वो काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र आता है। तो ये कहाँ पे होता है, जैसे कनाडा है, जनसंख्या बहुत कम है, अमेरिका है, जनसंख्या बहुत कम है, और जो यूरोप वाला क्षेत्र है उसमें क्या टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। वो हम पढ़ते हैं ना कारखाना कृषि की, वो वहीं पे उनको डेवलप कर देंगे, वो इंजेक्शन वगैरह करके वो कर लेते हैं। वो तो वो एकदम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। तो ये वही अटलांटिक महासागर के आसपास का क्षेत्र है जो हर जगह हम पढ़ते हैं एडवांस वाणिज्य में। कौन कौन सा, उत्तर पश्चिमी यूरोप, दूसरा कनाडा वाला क्षेत्र हो गया, और तीसरा हम पढ़ते हैं न्यूजीलैंड का जो कैंटरबेरी का मैदान है, ये सब दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया, यही क्षेत्र है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये 3 क्षेत्र जी याद मैम। रखना। यूरोप पूछे तो उत्तर पश्चिम यूरोप, दूसरा हो गया अमेरिका पूछे तो कनाडा वाला क्षेत्र, और तीसरा हो गया न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जिसमें तस्मानिया, ये पूरे सर्किल में ये सारे। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। जी मैम, अब आ इसमें पिछली बार जाती है एक सेकंड मैम, जस्ट अच्छा, एक सेकंड। जी मैम, इसमें पिछली बार क्वेश्चन आया था हमारे फर्स्ट ग्रेड में कि मैं दूध से उत्पादन, मतलब दूध से अगर कोई वस्तु, मतलब कोई चीज का उत्पादन कर रहा है, कोई चीज वस्तुओं का कोई चीज बना रहा है, तो वो कौन कौन से देश ज्यादा है, तो उसमें ये ऑप्शन दे रखे थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जो क्षेत्र मैंने बता अच्छा। दिया है उनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। हम्म, उसमें डायरेक्ट हाँ ही नहीं पूछा था डेयरी के नाम से, लेकिन हाँ उसी के हिसाब से पूछा, दूध से उत्पाद जो बन रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण देश। जी मैम। हाँ, ये शायद डेनमार्क के लिए हम पढ़ते हैं ना कि वहां पे तो दूध की पाइपलाइंस है, डेनमार्क में या फिर न्यूजीलैंड में है, जी मैम। उसमें ग्राउंड लेवल पे होती है चीजें। ठीक है, फिर आ जाती है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखा, इन दोनों में हमेशा फर्क पता होना चाहिए। भूमध्य सागर वाला क्षेत्र कौन सा है, जो भूमध्य सागर के चारों तरफ का क्षेत्र है, और भूमध्य रेखा वो 0 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र। तो भूमध्य सागर की जो जलवायु, हम एक स्पेशल प्रकार की जलवायु पढ़ते हैं, तो उसमें किस प्रकार की कृषि हो रही है, अब वो पढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र कौन सा है, जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से अटलांटिक तक फैला हुआ है। भूमध्य सागर ऊपर की तरफ, यूरोप में तो हम बात करें तो यूरोप का तो दक्षिणी हिस्सा आ गया। भूमध्य सागर में ऊपर की तरफ देखें तो हम उत्तर में, तो वो यूरोप का, भूमध्य सागर का उत्तरी हिस्सा और यूरोप का वो दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा। तो दक्षिणी यूरोप से नीचे की तरफ अफ्रीका है, तो अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र, जो ट्यूनीशिया वाला है, और उसके सारे सारे हम आगे तक जाएंगे तो अटलांटिक के तट के सारे जो क्षेत्र फैला हुआ है। समझ गए, ये क्षेत्र की बात कर रहा है जो भूमध्य सागर के चारों तरफ का क्षेत्र है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम भाग में, ये वो क्षेत्रों की बात कर रहा है जहां हम बात करते हैं कि भूमध्य सागर तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है, तो वो याद होना चाहिए। दक्षिणी कैलिफोर्निया है, चिली था, चिली को हमने 3 भागों में मतलब डिवाइड किया था, उसमें जो मध्यवर्ती बीच वाला चिली था उसमें भूमध्य सागरीय जलवायु थी। तो दक्षिण कैलिफोर्निया का दक्षिणी भाग, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग, ये वो क्षेत्र है जो शायद, जहां तक देखो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकती, करेक्ट कर देना, जो 30 डिग्री से 45 डिग्री के, 30 से जी 45 मैम, डिग्री अक्षांशों के बीच आ रहे हैं। बिल्कुल सही तो है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में हम ये क्षेत्र देखेंगे। तो जब हम अमेरिका के सॉरी कैलिफोर्निया की साइड देखेंगे, मध्यवर्ती चिली देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण व दक्षिण पश्चिमी भाग, ये
ये उसी भूमध्य सागरीय जलवायु वाले हैं। तो इन सब में भूमध्य सागरीय खेती होगी और इनमें भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि यहाँ पे कृषि कैसी होती है, खट्टे फलों की कृषि होती है, जैसे कि अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये इनकी विशेषता है, खट्टे फल। खट्टे फल कहीं भी आए तो भूमध्य सागरीय जलवायु पर। तो अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। इस क्षेत्र के कई देशों में अच्छे किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली मदिरा का उत्पादन किया जाता है। तो शराब बनाई जाती है अंगूर से। निम्न श्रेणी के कारण है अंगूरों कि को सूखा, हाँ एक क्वेश्चन है, यही कारण है कि ये जो भूमध्य सागरीय कृषि है ना, इसको विश्व के शराब उद्योग का हृदय बोला जाता है अच्छा और विश्व की फलोद्यान भूमि भी इसे बोला जाता जी अच्छा ठीक है सर। और देखो उच्च जी मैम। श्रेणी वालों से तो शराब बना ली, जो निम्न श्रेणी के अंगूर है उनको सुखाकर मुनक्का और किशमिश, किशमिश होते हैं मतलब छोटे अंगूर, मुनक्का थोड़े साइज में बड़ी होती है, पके हुए अंगूर होते हैं जिनमें बीज होते हैं। अंजीर एवं जैतून भी यहाँ पे होता है, ये भी ठीक है। अंजीर और जैतून, जैतून का ऑयल बनता है, खाते भी हैं। और अंजीर शीत ऋतु में, तो इनके देखो अंजीर नाम भी याद रख खाते हैं सकते हो आप। मैम। हाँ नाम इनके याद रख सकते हो, अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, जैतून हो गया, ये तीन मतलब फसलों के जिक्र हुआ है यहाँ पे। शीत ऋतु में जब यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग होती है तब इसी क्षेत्र से पूर्ति की जाती है। देखो जब शीत ऋतु आती है तो हमें पता है कि बर्फबारी होती है यूरोप में भी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। तो वहां पे फलों की उस टाइम फल और सब्जी उगाना मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि बर्फबारी रहती है। तो फिर कहाँ से जाता है, तो ये अटलांटिक से लगता हुआ ही क्षेत्र है। तो जो आपूर्ति है ना फल सब्जियों की सबकी, वो इसी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से होती है। तो यहाँ पे देखो एक दिखाया हुआ है स्विट्जरलैंड में एक अंगूर का बाग। और वैसे आप मुझे बताओ शराब कहाँ कहाँ की फेमस है, जिसको मतलब राजस्थान में भी एक जगह है ना जो शराब के लिए फेमस है, उसको भी किसी कंट्री का नाम दिया जाता है। स्कॉटलैंड, राजस्थान का है। स्कॉटलैंड किसे इसका कहते अपना हैं? अलवर। हाँ जहाँ से अलवर, मैं अलवर। हाँ यहाँ सर। कच्ची पक्की सब मिलती है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं, वो एक ही बात। पता नहीं सर, अंगूर कभी पी के अंगूर नहीं नहीं है ना देखी। सर यहाँ पे, जो की बनाते हैं जैसे तैसे। ओके। कजाकिस्तान में सामूहिक फोरम से अंगूरों का संग्रह करते हुए, कजाकिस्तान वैसे किधर पड़ता है ये देश? मध्य एशिया में जस्ट ऊपर ऊपर देखते हैं हम, मतलब रसिया से नीचे हम्म, कजाकिस्तान बड़ा हाँ वाला देश। ये 5 स्थान पड़ते हैं ना, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये मध्य एशिया वाले स्थान वाले देश। अब आ जाती अफगानिस्तान। हाँ, बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। इस प्रकार की कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाले फसल जैसे सब्जियां, फल एवं पुष्प लगाए जाते हैं। इसमें इसके नाम में ही आ रहा है कि बाजार के लिए करते हैं। तो बाजार में तो हम क्या उगा रहे हैं, जिसकी बाजार में डिमांड होगी, जिसका हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वही उगा रहे हैं। तो उसमें सब्जियां भी हो सकती है, फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, जिनकी मांग नगरीय क्षेत्रों में होती है। अब गांव में तो ना तो सब्जियां लोग अपने खुद ही अपने लेवल पे उगा लेते हैं, देसी जुगाड़ रहते हैं उनके खाने पीने के। फल भी इतना नहीं होता, पुष्प का तो वो करेंगे ही क्या, ये तो शहरों में डेकोरेशन के लिए चाहिए होती है। तो ये नगरीय क्षेत्रों में होती है, नगर के आसपास होती है, नगर की डिमांड को रखते हुए कृषि की जाती है। कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है एवं खेत अच्छे यातायात साधनों के द्वारा नगरीय केंद्र जहाँ ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। देख आ गया ना कि ये कृषि है वो नगरीय क्षेत्रों के लिए करी जाती है और उसके लिए उनको बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं चाहिए होता है, छोटी जगह पे भी कृषि हो जाती है। इसमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब क्षेत्र छोटा है लेकिन हमें भी पता है कि सब्जियां होगी, फल होगी, इनको बहुत भारी भरकम अटेंशन चाहिए होती है, इनको इनकी क्या बोलते हैं रखवाली के लिए चाहिए होते हैं, कटाई छटाई के लिए चाहिए होते हैं, पोषण देने वाले चाहिए होते हैं। तो इसमें श्रम भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, कीटनाशी, हरित ग्रह एवं शीत ऋतु में कृत्रिम ताप का भी इस कृषि में उपयोग होता है। मतलब उसको अब हम देखते हैं ना कि देखो पहले अपने टमाटर एक सीजन में उगते थे कि भाई गर्मियों में तो बहुत टमाटर है, सर्दियों में नहीं दिखते थे। सब्जियां है, केला वगैरह है, मतलब सीजनल आते थे कि ये अब इस फ्रूट का सीजन है। पर अब तो क्या है, किसी भी सीजन में कोई भी फ्रूट ले लो आप, तो वो कहाँ से आ रहा है, हरित गृह, यानी कि सर्दियों में भी हम उसको मतलब टेम्परेचर सही दे पा रहे हैं। और हरित गृह में यही तो होता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। और सर्दियां, जब बहुत सर्दी आ रही है तो हम उनको मतलब जो भी हीटर या जो भी उनका होता है उस हिसाब से उनको कृत्रिम ताप भी दे रहे हैं। तो इसलिए इन पूंजी चाहिए, हम पढ़ रहे थे ना पूंजी, तो पूंजी किस लिए चाहिए, इनके लिए चाहिए कि हम उनको सही टेम्परेचर और जो भी उनको चाहिए वो उपलब्ध करा सके। इस प्रकार की कृषि उत्तर पश्चिमी यूरोप, वही सेम कंट्री मिलेंगे आपको, उत्तर जहां भी टेक्नोलॉजी की बात आए आप वहीं चले जाओ।
अटलांटिक के आसपास का क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, भूमध्य सागरीय प्रदेश से अधिक विकसित है, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। अगर पुष्प उत्पादन की बात आ गई तो आपको नीदरलैंड से कनेक्ट करना है। यहाँ से बागवानी फसल विशेषतः ट्यूलिप एक प्रकार का फूल है, पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। ट्यूलिप कोई फूल है जिसकी खेती की जाती है नीदरलैंड में, और वहां से वो पूरे यूरोप में भेजा जाता है। जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसको ट्रक कृषि कहते हैं। तो फूलों वाली कृषि हो गई नीदरलैंड में, ट्यूलिप फूल का नाम हो गया। ट्रक कृषि क्या होती है? देखो क्या होता है कि रातों ट्रक रात कृषि ये होती फसल ये क्या ना, हाँ सब्जियों को हाँ सब्जी मंडियों यही तक होता है। पहुंचाना। वो दिन भर में किसान अपनी सब्जी तोड़ता है खेतों से, उनको पैक करता है, उसके बंडल बंडल बनाता है, तोल तोल के अपना करता है। और रात को क्या होता है, रात को वो माल जाता है मंडी तक। अब वो दूर भी हो सकती है क्योंकि अच्छा भाव जहाँ मिलेगा इंसान वहीं तक लेके जाएगा। तो रात को ये ट्रक चलते हैं और सुबह तक हमारी मंडियों में पहुंच जाते हैं। तो ये ट्रक कृषि है जिसमें सब्जियां पैदा करी जा रही है और मार्केट में लेके जा रहे हैं। ट्रक फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक ट्रक रात भर में तय करता है, उसी आधार पर उसका नाम ट्रक कृषि रखा गया है। ट्रकों में ही जाता है ये माल सब्जियों वाला, तो रात भर में दूरी तय करते हैं, ट्रक कृषि है ये। पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यान कृषि के अलावा एक कारखाना कृषि भी की जा रही है। उद्यान तो ये हमने पढ़ लिया ना, फूल उगा लिए, सब्जी उगाई, ये सब उद्यान कृषि है। लेकिन उसके अलावा एक और टाइप की कृषि हो रही है जिसको तुम देखोगे कारखाना कृषि। ट्रक कृषि पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कारखाना। इसमें क्या होता है, इसमें पशुधन पाला जाता है जिसमें विशेषतः गाय, बैल एवं कुकुर। वही कुकुर का मतलब यही है मुर्गा। इन्हें बाड़े पर कारखानों में तैयार बने बनाए भोजन रखा जाता है। पश्चिमी यूरोप है, यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल, तो हमें भी पता है, हम यहाँ पर कोई बड़ा इतना मैदान वैदान नहीं पड़ते कि इनके पास जमीनें, अगर जमीनें होती तो फिर ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाते ही क्यों। तो हम क्या कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, इनके गाय बैल कुकुर। ये कारखानों में इनके लिए भोजन तैयार कराया जा रहा है। जैसे अपन भी देखते हैं कि बंडल आते हैं, बहुत सी जगह होती है, गौशाला में भी आजकल चावल के बंडल आते हैं बने बनाए, या फिर भैंस का जो चारा वगैरह है। ये तो सिटी में तो अब अपने भी यहाँ पे दिखने लग गए कि वो कट्टा वट्टा अपना लेके आते हैं। तो इनमें बाड़े में कारखाने में तैयार कई भोजन पर रखा जाता है एवं इनकी बीमारियों का भी ध्यान रखा जाता है, यानी कि जगह उनके पास कम है, कारखाने पे टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। इसमें भवन निर्माण, यंत्र खरीदने, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था करने एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो ये जो कारखाना कृषि है ये पूरी तरह से पैसे पे डिपेंड है। अच्छी नस्ल का चुनाव और प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों कुकुर एवं पशुपालन के महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, उसके बाद है कृषि करने वाले संगठन के आधार पर भी कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण किया जा सकता है कि कृषि जो हो रही है उसमें किस प्रकार के कर रहे हैं लोग, मिलजुल के कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, या पूरा एक सोसाइटी कर रही है, या पूरा गांव मिल के कर रहा है, या कुछ लोग मिल के सहकारी कृषि कर रहे हैं, किस प्रकार से कृषि हो रही है। तो अपने यहाँ तो इंडिविजुअल होती है, सबके अपने अपने खेत है, अपना अपना बोते हैं, अपना काटते हैं, अपना बेचते हैं। लेकिन कृषि में संगठन भी बनते हैं, तो उसके वर्गीकरण बताएंगे। कृषि संगठन कृषक का खेतों पर अपना अधिकार एवं उस पर सरकारी नीतियां जो कृषि में सहायक होती है से प्रभावित होता है। कृषि संगठन में क्या होता है, खेत का मालिक किसान ही है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने उसकी जमीनें ले ली, किसान ही है, लेकिन सरकार उनके लिए नीतियां बना के दे रही है कि भाई हम तुम्हें तुम ये चीज बो, तुम मिलजुल के करो, ताकि भाई तुम्हें ज्यादा खर्चा भी ना आए, हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, हम तुम्हें बाजार देंगे, हम तुम्हें कीटनाशक उपलब्ध कराएंगे, पर तुम मिलजुल के करो ये चीजें। उसके बाद हो रही है, तो मतलब नीतियां यहाँ पे किसकी काम कर रही है, सरकारी नीतियां काम कर रही है, जमीन का मालिक किसान ही है, पर वो एक संगठित होकर काम कर रहे हैं। तो उसमें अब हम टाइप पढ़ेंगे कौन कौन सी कृषि है। देखो, एक होती है सहकारी कृषि। सहकारी, कुछ लोग मिलकर जो भी काम करते हैं वो सहकारी होता है। जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। कुछ लोग मिलके कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास है आधे बीघे का खेत है, डेली मान लो 10 बंडल मेरे पास मिर्च के मैंने लगा रखे, 10 बंडल मिर्च निकलती है। मार्केट मेरे को लग पता है कि दिल्ली के मार्केट में अच्छी मिलती है। मेरे बगल वाले ने बो रखा है गेहूं। अब मैं उन 10 पन्नियों को लेके मैं दिल्ली थोड़ी ना बेचने जाऊंगी।
हाँ, ये हो सकता है मैंने भी मिर्च बो रखी है, 10 बैग मेरे निकल गए, 10 मेरे पड़ोस में भी मिर्च बो रखे उसके निकल गए, 10 किसी और के निकल गए, 30 बैग हो गए, एक कैंटरा भर गई और हमने माल भेज दिया दिल्ली। तो वो कब हुआ? जब हम सब एक ही टाइप की कृषि कर रहे हैं। मालिक मैं हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मिलजुल के जो हमने काम किया तो लाभ तो सबको हुआ ना। मैं उसको लोकल मार्केट में ही बेचती क्योंकि इतनी कीमत की वो चीज है नहीं कि उसको दिल्ली तक लेके जाया जाए। पर मिलजुल के जब हम गए तो हमने अच्छा लाभ कमाया। तो ये है सहकारी कृषि। इसमें व्यक्तिगत फार्म अक्षुण्ण रहते हुए सहकारी रूप में कृषि की जाती है, यानी कि फार्म बंदे का खुद का ही है, लेकिन फिर भी वो मिलजुल कर कृषि कर रहे हैं अपने अपने खेतों में। सहकारी संस्था कृषकों को सभी रूप में सहायता करती है। यह सहायता कृषि कार्यों में आने वाली सभी चीजों की खरीद करने, कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचने एवं सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत साधनों को जुटाने के लिए होती है। सहकारी संस्था में क्या हो रही है? जो जो संस्था बनाई जाती है, जैसे कि बैंक होता है, वो किसी को लोन देता है, तो वो क्या कर देगा, उन महिलाओं का एक संगठन बना देगा, भाई तुम सारी मिलके पापड़ बनाओ, हम तुम्हें लोन भी देंगे, हम तुम्हें मार्केट भी देंगे, तुम्हें टेक्नोलॉजी चाहिए, तुम्हें प्रशिक्षण चाहिए, हम सब कुछ तुम्हें उपलब्ध करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो सहकारी संस्था है जिससे वो जुड़े हुए हैं, वो उनको सारी चीजें उपलब्ध कराती है। सहकारी आंदोलन 1 शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था एवं पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चले। आप इन कंट्रीज का नाम ध्यान रख सकते हैं। यानी कि सहकारी आंदोलन कहाँ से आया था? पश्चिमी यूरोप से आया था, जहाँ पे ये कंट्रीज के नाम आ गए हैं। सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली, जहाँ प्रत्येक कृषक इसका सदस्य है। तो सहकारी आंदोलन सबसे ज्यादा सफल कहाँ रहा? डेनमार्क में रहा, क्योंकि वहां पर हर कृषक सहकारी मतलब कृषि कर रहा है। डेनमार्क में यह आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा, जहां व्यवहारिक रूप से प्रत्येक कृषक इस आंदोलन का सदस्य है। अपने क्या होता है, बन जाते हैं, आपने भी देखा होगा गाँव में ग्रुप बन जाते हैं कि चलो हाँ मिलजुल कर, वो कुछ नहीं करते, वो बस बैंक से लोन ले आते हैं, उससे अपनी भैंस खरीदते हैं, कोई कुछ खरीदता है, एक बार कमेटी तू उठा ले, एक बार की कमेटी मैं उठा लूंगा। जिस पर्पज से वो बनाई गई तो उसका नहीं कर रहे वो बस लिखित में सदस्य बने हुए कि हाँ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में नहीं हो रहा। और डेनमार्क में क्या है, ये जो सहकारी कृषि है, सहकारी नीति है, ये कागजों पे नहीं है, व्यवहारिक रूप में भी है। वहां का प्रत्येक किसान इससे लाभ उठा रहा है। तो सहकारी कृषि आ गई समझ में? कृषकों का एक समूह और जो मिलकर कृषि कर रहे हैं, सबके अपने कृषि पर स्वयं का अधिकार है, बस वो सब एक दूसरे के सहयोग से वो चीजें कर रहे हैं। और डेनमार्क इसमें सबसे सफल देश है, पश्चिमी यूरोप से स्टार्ट हुई थी। कुछ पूछना हो, कुछ करेक्शन करना हो तो कर सकते हो, कोई भी बोलना है किसी को? नहीं मैम, अच्छा बोल रहे, बहुत अच्छा। ओके। अब हम करेंगे सामूहिक कृषि। इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। उसमें क्या था, इंसान का अपने खेती पर खुद का अधिकार था। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उत्पादन के साधन है, जो कृषि है, जो खेत है, या उसमें जो जो भी चीजें काम में आ रही है, ट्रैक्टर वगैरह, जो जो भी साधन है, वो संपूर्ण समाज का है। संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम, वहां पे हर बंदा अपना योगदान देता है, वो सारे मिलजुल कर खेती कार्य करते हैं। अब आगे अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से आया? ये सोवियत संघ से आया, जहाँ कृषि, सोवियत संघ समझ गए, रूस का विघटन होने से पहले रसिया वाला जो पूरे है, रसिया और कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज पड़ते हैं, पूरा सोवियत संघ था। जहाँ कृषि की दशा सुधारने एवं उत्पादन में वृद्धि व आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सामूहिक कृषि प्रारंभ हुई। तो देखो, सहकारी कृषि आई पश्चिमी यूरोप से और सामूहिक कृषि आई सोवियत संघ से। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खहोज कहा जाता है। यानी कि कोल खहोज का मतलब सहकारी कृषि ही, क्या बोलते हैं, सामूहिक कृषि ही है उनकी लैंग्वेज में। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते थे। देखो, सहकारी कृषि में तो क्या हुआ था, सबकी अपनी अपनी कृषि है, उनको बस लाभ क्या मिल रहा है कि वो इकट्ठे करके कर रहे हैं, सब एक प्रकार की कृषि कर रहे हैं, सब अपने माल एक साथ बेच रहे हैं और सबको एक रेट मिल रहा है, एक टाइप की कृषि है। पर जिसके 2 बीघा है उसको 2 बीघा जैसा लाभ हुआ, जिसका 5 बीघा उसको 5 बीघा जैसा लाभ हुआ। पर सामूहिक कृषि में ऐसे नहीं हो रहा। पूरे गांव की खेती है, वो सबकी है, किसी के पास बीघा है तो 5 बीघा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमने मार्क्सवादी पढ़ते हैं ना कि सबका बराबर अधिकार है, जो पूंजीपतियों के विरोध में थी कि किसी कोई एक आदमी को ज्यादा क्यों, हम सब देश के निवासी, हम सबका देश के मतलब संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। तो ये ऐसे ही है कि पूरे गांव के लोगों ने अपनी कृषि मिला ली, सबका बराबर अधिकार है उस पे, जो है
मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कितनी थी, जितना लाभ आया वो सब में बराबर बटेगा। ये इस टाइप की कृषि है। इसमें हर घर का बंदा जाएगा, वो कोई अपना पर्सनल खेत नहीं है, हर घर से बंदे जाएंगे, पूरा योगदान देंगे। वहां पे जो भी कृषि में उपकरण यूज आ रहे वो सबके है, श्रम सबका है। तो ये एक समूह की तरह है, खेत भी समूह में है, कार्य भी समूह है, सब कुछ समूह में है। और ये काल खोज कहा जाता है। और इसमें क्या है, कृषक अपनी अपनी जरूरत, ये तो भाई अब वो मतलब पूरा खेती है तो वो तो सारा बेचेंगे, पर किसान अपनी किसी को भाई वहां पे बेच रहे हूँ, किसी को तो जो भी खाना है, नहीं हम तो जो खाएंगे, तो भाई तुम अपना छोटा मोटा जो अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए वो रख सकते हो कि भाई मेरे को तो गेहूं तो चलो हम बेचने के लिए कर रहे हैं सारे मिलके, लेकिन मुझे तो ये भी अपने लिए बोना है, तो तुम छोटा मोटा भूमि का भाग अपने लिए रख सकते हो, जिसमें तुम अपनी सब्जी जो भी फसल जो भी उगाना चाहो। बाकी सब संसाधनों पर सभी सभी का अधिकार है। उसके बाद आ जाता है खनन। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती है। जैसे कि हम पढ़े कि ऐसा नहीं है कि इंसान को शुरू से ही पता है खनिज। एक युग आए, सबसे पहले ताम्र युग आया, इंसान ने तांबे का यूज करना सीखा, फिर कांस्य युग आया, फिर लोह युग आया। तो ये क्रम से ये सारी चीजें हुई है। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग औजार बनाने, बर्तन बनाने, हथियार बनाने तक ही सीमित नहीं था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ। यानी कि पहले इंसान क्या करते थे, सिर्फ इनसे औजार बना लिए, बर्तन बना लिए, हथियार बना लिए, यही तक उनको पता था कि इनका ऐसे ही यूज हो सकता है। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति आ गई, उद्योग धंधे बने, हमें उनका महत्व पता चला, तब उनका हम सही मायने में मतलब अपने लिए और अच्छे से यूज कर पाए, एवं निरंतर इसका महत्व बढ़ता रहा। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ेंगे। खनन कार्य की लाभप्रदता दो बातों पर निर्भर करती है कि कोई भी हम खनन कार्य कर रहे हैं, हमें कितना लाभ प्राप्त होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। पहला है भौतिक कारक, जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। भौतिक कारक, हमने जमीन से खुदाई की, कोई खनिज निकाला, तो किस साइज में मिल रहे हैं, उनकी श्रेणी कैसी है, जैसे कोयला है अलग अलग श्रेणी का है, आकार अलग अलग है चीजों का। उपस्थिति की अवस्था, यानी कि हमें शुद्ध रूप में मिल रहा है, कितनी शुद्धता में मिल रहा है, ये सारी चीजें। और आर्थिक कारक है, जैसे कि खनिज की मांग कितनी है मार्केट में, विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, उसका मतलब जैसे कि हमें पता है ये खनिज है, उसकी खनिज की मांग डिपेंड करेगी, ये एक आर्थिक कारक हो गया। टेक्नोलॉजी है उसको निकालने की, उसका उपयोग करने की, जैसे हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे कोयला वोयला ये सारी चीजें निकलती है, लेकिन टेक्नोलॉजी किनके पास है, जापान के पास है, वो वहां मंगा रहा है, उनका वो परिष्कृत करके वापस बेच रहा है। तो आर्थिक कारक, खनिज की मांग, उसकी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, अवसंरचना के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी एवं यातायात और श्रम पर होने वाला व्यय, ये सारी चीजें हैं। मतलब हम मार्केट से बहुत दूर है तो खनन का उतना लाभ थोड़ी मिलेगा, एकदम चीजें उसका मार्केट भी वही अवेलेबल हो, और उसके लिए यातायात भी चाहिए, श्रम भी चाहिए निकालने वाले, अगर मजदूरी ज्यादा होगी तो वही बात, आर्थिक लाभ कम हो जाएगा। तो ये दो प्रकार के कारक थे, एक तो भौतिक कारक और एक आर्थिक कारक। भौतिक कारक तो था कि खनिज कैसा है, ये उस पे डिपेंड था, उसके आकार पे, उसकी श्रेणी पे, और उसकी उपस्थिति की अवस्था पे, कितना शुद्ध है। आर्थिक कारक थे कि उसकी हम जब उसको हम मार्केट में लेके जाएंगे तो हम उसकी मांग कितनी है, उसको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, हमारे पास श्रम कैसा है, सस्ता है महंगा है, यातायात के साधन है कि नहीं है, और उसको यूज में कर लेने के लिए हमारे पास पूंजी है कि नहीं है। ये दो प्रकार की चीजें उसके यूज पे डिपेंड करेगी, मतलब लाभ पर डिपेंड करे, लाभ इन पर डिपेंड करेगा। फिर आ जाती खनन की विधियां, कि खनन कैसे करेंगे हम। उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के होते हैं। इस पर उपस्थिति की अवस्था और अयस्क की प्रकृति। अयस्क क्या होता है, कोई भी जो चीज होती है ना मिक्स होती है, उसमें दो चार चीजें, जैसे पेट्रोलियम है, जब हम उसको स्टार्टिंग में निकालते हैं तो एक अयस्क टाइप होती है, उसमें से हम अशुद्धियां वगैरह अलग सारी चीजों को अलग अलग कर देते हैं, फिर वो खनिज की फॉर्म में आता है। पहले उसका अयस्क ही होता है, हम चांदी का अयस्क पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, यानी कि उसमें शुद्धियां अशुद्धियां और जो चीज होती है वो मिक्स होती है, तब तक वो अयस्क रहता है। तो दो प्रकार से हम उसका खनन करते हैं, धरातलीय एवं भूमिगत खनन। एक तो चीजें धरातल के एकदम पास है, हमने खोदा और निकाल दिया। एक भूमिगत खनन, यानी कि हम डीप ड्रिलिंग कर रहे हैं, बहुत गहराई तक हमने अपनी पाइपें डाली, जैसे पेट्रोलियम में काफी गहराई पे निकलता है, हम ड्रिलिंग करते हैं और फिर उस चीज को निकालते हैं। धरातलीय खनन को हम विवृत खनन भी कहते हैं, यानी खुला खनन, हमने अपना कुदाली उठाई, जो भी उठाना है, फावड़ी वगैरह, और हमने खोदा और निकाल लिया।
यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बस इंसान चाहिए, खोदेगा, निकाल देगा। क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वोपाय उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है, उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। समझ गए? इसमें सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तुम खोद रहे हो, निकाल रहे हो। हाँ, तुम बहुत ही ज़मीन में गहराई पे जाओगी, तुम्हारी खदानें हैं अंदर तक, तो तुम्हें वहाँ पे लाइट की व्यवस्था, जो तुम्हारे काम कर रहे हैं उनकी व्यवस्था, उसकी गहराई में खुदाई के लिए तुम्हें क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, मशीनें चाहिए होगी, तो वो खर्चा-वर्चा इसमें है नहीं, आराम से सीधा खोदा, निकाला। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, तब भूमिगत अथवा कूप की खनन, कूप यानी कि कुआं, कुएं की तरह तुम खोद के भूमिगत चीजों को निकाल रहे हो। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई तक स्थित होते हैं, जहां से भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली है। मतलब भूमिगत हम जब टीवी वगैरह में देखते हैं ना, मूवीज में देखते हैं, वो एक पटरी सी होती है और वो अंदर अंदर पता नहीं कहाँ तक, ट्रेन की पटरी टाइप, वो ट्रॉली में बैठते हैं और अंदर अंदर चले जाते हैं। तो ये भूमिगत गैलरियां होती है जो वहां तक जाने के लिए बनी जाती है। इन मार्गों से होकर खनिज का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है, यानी कि खनिजों को वहां से खोद कर और परिवहन करके उन ट्रॉलीज में डाल के धरातल तक लेके आया जाता है। वो बहुत गहराई में, इसलिए उसको कूप की या फिर भूमिगत खनन कहते हैं। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु उसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट भेदक, जिसको बर्मा बोल रहे हैं, माल ढोने की गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। भाई वो बहुत नीचे है तो सामान ऐसा तो है नहीं कोई सर पे रख के लाएगा, तो उसके लिए लिफ्ट होती है, जो ऊपर लेके जाती है, या फिर माल ढोने वाली गाड़ियां होती है, जैसे वो ट्रॉली अभी मैं जिक्र कर रही थी, वो वाली चीजें। और एक होता इतनी गहराई पर तो वायु भी तो नहीं होती, ऑक्सीजन के लिए भी तो चीजें उनको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हवा पानी उनको सब चाहिए, लाइट चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है। खनन का यह तरीका जोखिम भरा होता है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटनाएं होने का भय रहता है। ये तो हमें भी पड़ता है, बहुत सारे खनिजों के साथ जहरीली गैसें निकलती है। कभी कभी अंदर आग लग जाती है, जैसे कोयला वगैरह की खदानें होती है, में आग भड़क जाती है और बाढ़ आ जाती है, तो उन सुरंगों में पानी भर जाता है। क्या आपने कभी भारत की कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा है? जी पढ़ा भी है, देखा भी है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक होने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। देखा, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो अपने देशों में खनन नहीं कर रहे, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। उनको बना बनाया माल चाहिए, कोई खोद के दे दो। जैसे हमें भी पता है अमेरिका में पेट्रोलियम के भी भंडार है, सारा कुछ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो दूसरे देशों से मंगा रहा है। वो मतलब बहुत सारे रीजन होते हैं कि वो अपने देश में ना करे, लेबर महंगी है, या फिर वो अपने संसाधनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं भविष्य के लिए। तो ये वो क्या है, इन जो ये प्राथमिक द्वितीयक क्रिया है उनसे वो पीछे हट रहे हैं, खनन करना, निकालना, शोधन कार्य। लेकिन जो विकासशील देश है, जैसे भारत है, अपना कोयला लोहा निकाल के दूसरे कंट्रीज में बेच रहा है, बांग्लादेश है, ये जो भी अपने विकासशील देश है, इनके पास विशाल श्रमिक शक्ति है, ऑफ कोर्स जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ये अपने देशवासियों को ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश हैं, दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो ये कंट्रीज आ गए। अफ्रीका विकासशील देश है, ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के भी देश विकासशील में आते हैं, और एशिया में तो लगभग 50% तक खनन कार्यों से ही प्राप्त होती है आय। क्योंकि इन क्या है, इन कंट्रीज में जो संसाधन है उनकी तो भरमार है, टेक्नोलॉजी इतना है नहीं, उतने विकसित नहीं है, उतनी पूंजी नहीं है, तो ये अपना खनन कार्य करके विकसित अर्थव्यवस्थाओं को दे देते हैं। आई थिंक ये चैप्टर हो गया खत्म। जी मैम, धन्यवाद आपका। पानी चलो मैं। हाँ, क्योंकि आपने उसका हमारा काम आसान हो गया, बहुत तो अच्छा थोड़ा करा। सा, क्योंकि अकेले इंसान से क्या है, वो एक बार समझाना भी है ना, किसी चीज को फिर आपको रीडिंग भी करना है, कई चीजें हो जाती हैं, तो फिर साथ में आप सब मिलके करते हैं तो हो जाता है काम, अच्छे से हो जाता है। और पता भी नहीं चला, तो कई पन्ने हैं, वैसे देखे तो ऐसा लगता है कि 2 दिन में होगा, ठीक है, अच्छा हुआ। और ज्यादातर चीजें ऐसी है नहीं जो हमें समझी नहीं है, एक एक चीज को समझा है अच्छे से, विस्तृत रूप से, हर तरीके से, ठीक है। तो इस समय ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है? रोपण नहीं है। अब देखो, कॉफी रोपण थी, जो गन्ना की बात करें तो वो भी है, रबर है वो भी, लेकिन गेहूं, गेहूं रोपण नहीं। ये तो हम खेत से, आप भी देखते हैं, नॉर्मल जुताई कर देते हैं वो चीजें हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन है, ये पहले वाले में गेहूं आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल जो है परीक्षण किया गया है? सफल, अभी डेनमार्क को पढ़ रहे थे हम, जो उस टाइम बता रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा अधिक प्रभावी कहाँ रहा है सफल सहकारी, तो डेनमार्क हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक है। फिर आगे कहता है कि फूलों की जो कृषि है वो क्या कहलाती है? एक तो दे रखा ट्रक, ट्रक वाला तो हो गया रात वाला जो
कारखाना में जो मतलब उसके लिए पशुओं के लिए वो बनाया जाता है चारा। मिश्रित मतलब दोनों हो गए फसल। अब बचा पुष्पोत्पादन, मतलब पुष्प से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? औपनिवेशिक काल वाला जो उसकी बात कर रहा है, तो इसमें आ जाएगा कौन सा? रोपण वाला। रोपण ही तो करवाया था, जो अलग अलग बागान के लिए हम चाय वगैरह के लिए उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत विस्तृत अनाज वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जा सकती, मतलब नहीं की जाती, मतलब वाणिज्य विस्तृत वाले की बात कर रहा है। तो अच्छा, आपके दिमाग में कि ये चीज होनी चाहिए कि विस्तृत का जो मैं एक क्षेत्र बता रहा था कि भूमध्य रेखा का आसपास का कोई क्षेत्र नहीं था उसमें। तो आप देखोगे तो उत्तरी ये अमेरिका और कनाडा में प्रेरी बिल्कुल है, क्योंकि ज्यादातर ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान थे उनकी बात कर रहे थे हम। अर्जेंटीना का पंपास था, बिल्कुल था। यूरोपीय की स्टेपीज था, बिल्कुल था। लेकिन अमेजन बेसिन का कोई हमने जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा, तो इसको हम अलग कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार, अभी मैम भी बता रही थी कि आप याद रखना अच्छे से, जो भूमध्य सागरीय जो है कृषि है उससे संबंधित है। खट्टे, वो शराब की बात चली थी, अगर याद हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा जो है कर्तन और दहन, जलाओ और काटो और वो वाला आता है ना, तो वो आदिम कृषि थी, मतलब जो स्थानांतरित कृषि बोलते हैं जिसको, तो उसके लिए आदिम कालीन हो गया ये, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? मतलब एकल कृषि, डेयरी को भी एकल मान सकते हैं शायद, रोपण, और ये हो गया मिश्रित कृषि। मुझे ऐसा लगता है कि हम मिश्रित कृषि आनी चाहिए। एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, और रोपण कृषि, और वाणिज्य अनाज कृषि। सब में एकल हम पढ़ रहे थे, शायद मिश्रित में भी पशु पालन वो दोनों हाँ चीजें हो गई थी। यही होगा तो सर। बी आना, जी सर, ये आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका कोई क्यूरी क्वेश्चन, कोई चीज आपको लग रहा हो कि भाई ये चीज हमारे समझ नहीं आई हो, आप ऐसी चीजों को हाईलाइट कर लिया करें, जो लास्ट में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कुछ टाइम नहीं आया कोई चीज समझ में, कोई भी चीज, एनीवन कोई भी पूछ सकता है। और ये टॉपिक हमारा अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। फिर आगे हम बात करते हैं, कोई अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कोई, इसका मतलब सबका ठीक है हो गया सर। जी। अब हाँ, अब कल हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उदित क्रिया पढ़ेंगे, उसमें विनिर्माण की जो बात कर रहे थे कल, तो उसी की ज्यादा हम इसमें डिस्कस वगैरह जो भी चीज होगी। और आपकी कोई और इसके अलावा भाई पढ़ाई से रिलेटेड, या फिर उसके अलावा लगभग कोई चीज, आपको कोई चीज बात करनी हो इससे संबंधित, क्योंकि आज हमारे सर तो है नहीं, जो आपको दो बात है हम उनसे सर से कहवा देते थे पहले, अब सर आज है नहीं, तो फिर अब हमें ही करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे से ही। सही है सर। हम्म। आप लोगों की स्टडी मुझे लगता है अच्छे से चल रही होगी रेगुलर, और जो भर्ती है, सर की अनुपस्थिति में एक क्वेश्चन याद आ रहा है उनका। जी सर। जो स्थानांतरित कृषि है ना, तमराई, वो कहाँ की जी, जाती है? मतलब स्थानांतरित की भूमध्य रेखा के आसपास, मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तमराई, तमराई नाम बताओ कौन से देश में? सनराइज नाम से, हाँ थाईलैंड। तमराई तमराई, हाँ वो तो मैं हाँ बता रहा था ना, तमराई लेका हाँ। वो वाले जो थाईलैंड, जो मैं और जब मैं नाम चैतमिनी, बोल रहा था। कैसे? चैतमिनी, क्या? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, प्रॉपर चैतमिनी, एक बार। पद्मनी सुनाई दे रहा है मुझे, तो क्या बोल नहीं नहीं, रहे हो? चैतमिनी, चैतमिनी। अच्छा, कैथ आवाज मिनी। धर्मेंद्र सर की मेरी तरफ कट रही है, सबकी तरफ। एक तो था कैनिंग पढ़ा था हमने, एक कथमई, वो कहे नहीं नहीं, तमराई था वो तो। चितमनी या चैतमनी पढ़ा होगा ना, चितमनी या चित्त। चैतमनी। अच्छा अच्छा, चित वो जाम्बिया। हाँ ये हाँ लास्ट टाइम जो पढ़ा था ना ये वाला टॉपिक, इसी विषय में, तो सर बता रहे थे वो ताई थरथराई, और ये मैम बता रही थी जाम पी कर्चित हो गया, उसी वजह अच्छा, से याद आ गया, वो ट्रिक लिखी हुई थी, नहीं नहीं, ई बिल्कुल मैम की बिल्कुल स्पेशल बिल्कुल। ट्रिक बनाई हुई हाँ, जाम्बिया, चितमिन चितमिन बोलते हैं उसको। थी। हाँ जी सर, और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बीच में एक्टिव रहना जरूरी है हमें। ठीक है, इसका सबका मतलब, कंप्लीट है ये टॉपिक का। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ग्रुप से जुड़े हुए बच्चे हैं जो रेगुलर अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, अपना वर्क होमवर्क भी कर रहे हैं, सारी चीज चल रही है, तो मुझे लगता है ठीक है। और अब वीसी मुझे लगता है कि अगर कोई हो अभी भी बात, आप नहीं बोल सकते हैं, 4 मिनट है आपके पास, 10:30 बजे बंद कर दी जाएगी।
इसका टाइम फिक्स कर रखा है सर ने, स्पेशल बोल दिया है 10:30 से 1 मिनट ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई आपकी जो बात हो तब कर अभी भी सकते हैं। जिसको बोलना है वो बोल दीजिए, 4 मिनट बाकी है। अरे कोई पूछ लिया करो, कोई चीज लगता है कि भाई किस तरीके से क्या चीजें चल रही है। लेकिन क्या है, हमारे बच्चे जो है शायद लाइब्रेरी जो में है सब बिल्कुल नहीं बोले ना सर वीसी में, उनको बोलो 4 मिनट उनके लिए। इनमें नाम लेना पड़ेगा सबका। एक तो मनीषा है कोई, मैं शायद नाम ले रहा हूँ, आप किसी से है ना, कोई ऐसा नहीं है मेरा। हाँ हाँ एक सही शायद है सर। पूजा नाम है मैम का। एक माँ की लाडली है, माँ की लाडली के बीच में हाँ थोड़ा बोलती हैं मैम। और एक है आर के प्रजापति, ये सर हैं शायद, ये मैम है, जो भी है। आर के से नहीं पता चल रहा है, ठीक है। और एक सुनील कुमार जी हैं, और एक ट्विंकल मैम, तो ये हैं, ठीक है। और एक महावीर जी से, हाँ सोडा जी सर, ठीक है। और एक धर्मेंद्र सर हैं, और ये देवीलाल कारवा। तो इसका मतलब ये कि आप भी थोड़ा थोड़ा सा अपना योगदान इस मैं हूँ तरीके से। सर। अच्छा ये आप भी हमारी हो क्या मैम? संतरो मैम है। अच्छा 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 मैम, ठीक है। अच्छा ये मैम हो गई, ठीक है, संतरो मैम। नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, हमें ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन संतरो मैम का है, कीवी मैम का है, और उस तरीके से शायद सुशीला मैम है। और तो शायद अब ये नाम आपके सामने ही है। और हमारे धर्मेंद्र सर है। और आजकल पहले विष्णु सर है, सोडा सर का नाम ज्यादातर हम सुनते हैं सर के मुंह से कि भाई सोडा सर आप क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बात करते, तो सर वो शायद लाइब्रेरी में रहते हैं इस टाइम। और मुझे लगता है कि सब रेगुलर कंटिन्यू चल रही है। सर रही बात इसकी, लाइब्रेरियां 10:30 बजे तक भी खुलती है? 24 घंटा चलती है सब मैम। अच्छा। आप जब मन करे जाओ, जब पढ़ो। लेकिन अब वही है कि टाइमिंग की बात है, अपना अपना होता है कि भाई अब बहुत से ऐसे भी देखो, अभी तो क्या है वैकेंसी नहीं है, और टाइमिंग मुझे लगता है नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, जैसे मान लो किसी को रात में ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को दिन में। तो फिर क्या है, जैसे जयपुर वगैरह में जैसे कहीं भी चले जाते हैं, तो जैसे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो जैसे 3 पार्टनर है एक रूम में। अब हो सकता है कि एक भाई मेरा तो सोने का मन कर रहा है, लाइट बंद कर दो। एक कह रहा है कि भाई मैं इस टाइम पढ़ूंगा। अब क्या करे इंसान, है ना, कई बार हो जाता है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कई बार ऐसी चीजें होती है कि भाई यार मेरा तो ये पढ़ने का टाइम, मुझे नींद नहीं आ रही इसमें, इसको तो फिर वो क्या इंसान ही करता है कि पास में लाइब्रेरी आजकल हर जगह है, चलो अपने वहाँ पढ़ लेते हैं। इस तरीके से आप सोना है, आप अपने घर आ जाइए, वहाँ आ जाइए रूम पर, आप पढ़ लीजिए, सो लीजिए। फिर आप इस तरीके से सबके अपने जितनी भी कंडीशन हैं अपने हिसाब से सब कर रहे हैं एडजस्ट। आरिफ सर, बाकी आपने स्टार्ट कब किया था तैयारी करना? मैम किस चीज के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए? मतलब ज्योग्राफी में ही। आप भी शायद अच्छा साइंस जो, बैकग्राउंड से थे? नहीं मैम कॉमर्स से था मैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो 11 12 ज्योग्राफी मेरे में। पास नहीं रहा, कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैम अच्छा। ये क्या है कि ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि पहले रीट के उसमें लगे हुए थे, रीट जैसे ही वो रद्द हुआ था, हाँ। रीट रद्द हुआ था, तो फिर उन्होंने जब ये बोल दिया था ना कि, पिछली बार की बता रहा हूँ मैं, तब मैंने स्टार्ट किया था पहली बार, जब उन्होंने कह दिया था कि भाई सिलेबस ही चेंज होगा मेन का, अगर वही सिलेबस होता तो वो चीज़ सारी चीज़ तैयार थी। तो तो फिर हम दोबारा कर लेते, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भी सिलेबस ही चेंज है, पेपर रद्द कर दिया गया है, उस टाइम थोड़ा दिल टूट गया था, ऐसा लगा था कि यार पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि उसमें नंबर ठीक थे तो लग रहा था हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम फर्स्ट ईयर में की और रुक किया, लेकिन अब मन नहीं जम रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे तैयारी की हमने। और वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में टाइम थोड़ा कम ही बच रहा था उस टाइम जब कर रहे थे, तो वो इतना ही टाइम बचा कि मतलब ये नहीं पता चला एक्चुअल में कि ये सैंपल वगैरह कौन है क्या है, और मैं रेड जेल कौन, मतलब ऐसे वैसे हाँ इंट्रोडक्शन था। और वो जो परिभाषा थी वो मैं क्वेश्चन खुद गलत करके आया था। जो समान मानव वाला समाज वाला था, एक क्वेश्चन था रेड जेल का आया था, मैं सैम पेन करके आया था, उसमें खुद गलत करके आया था, क्योंकि एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी थी। इतनी सारी चीजें एक साथ पढ़ना सब्जेक्ट अच्छा है, ऐसा सर नहीं है कुछ कि भी कहो, एक। आपने राइट टाइम पर राइट डिसीजन लिया। मेरा भी जी सेम मैम। उसी रीट में यही हाल था। पर रद्द अच्छा होने के मैम। बाद मेरा साइंस से था, तो मेरे को रद्द होने के बाद लगा कि चलो चांस लेते हैं। बट वही है कि वो जब रीट की तैयारी 2 साल में 3 साल में सिलेबस रटा था, अब जी एकदम से मैम। सब चीजें